तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। पिछली क्लास में कुछ पूछ रहे हैं? एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया था और एक क्वेश्चन मैंने, तो अभी मैम एक ग्रुप बनाएंगी, राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप, ठीक है। उसका लिंक देंगी मैम, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है उसमें तो चारों सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, है ना। तो उस ग्रुप में सिर्फ तुम्हें वो लॉ का ही होगा, है ना, उसमें सिर्फ मैं ही होऊंगा और बच्चे होंगे, उसमें कोई टीचर नहीं होगा ना। तो उसमें जो क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें लिखने को दिया, ठीक है, लिख के लाए हो? तो जैसे अब यहाँ चेक करना मुश्किल हो जाएगा, तो तुमने जब भी लिखा कहाँ भेज देना है? उस ग्रुप पे भेज देना। उसमें जो कमी होगी या उसमें जो डेफिशिएंसी होगी मैं बता दूंगा, और सही होगा तो मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन वो जो क्वेश्चन था कल वाला वो बिल्कुल आसान था। उसमें यह था कि एक बंदा चीनी मिल से कॉन्ट्रैक्ट करता है और चीनी मिल में बताओ क्या कॉन्सेप्ट है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब ये बात तो मैं समझ में आनी चाहिए कि मुझे ये बात एग्जाम में बिना आंसर देखे आनी चाहिए बात। भाई जब दो लोगों ने चीनी का कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था, लेकिन बाद में चीनी मिल में क्या लग गई? आग लग गई। तो जो चीज पहले वैलिड होती है वो बाद में क्या हो गई? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, है ना, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। तो बताओ सेक्शन कौन सा लिखेंगे? बोलो। जे वॉइड है ना। जे क्या है बाबू? जे वॉइड है। डेफिनेशन बोल देना जरा एक बार, बोलो। सलमान खान मुक्का बजा देंगे वरना। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट्स सीज टू बी एनफोर्सेबल। लिख दोगे, फिर नीचे इसकी इंटरप्रिटेशन डाल देना। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ बट ड्यू टू impossibility of the performance it becomes void. Impossibilities are kind of destroy, आग लगना डिस्ट्रॉय तो हो गया, या फिर डेथ, सजनी गजनी की शादी थी, डेथ, याद आ गई बात, या फिर गवर्नमेंट ने कोई चीज बैन कर दी, या फिर वॉर, कि भाई दो देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन लड़ाई होगी तो लड़ाई की वजह से क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो जाएगा। इस तरह से मैं पहचान जाऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन लिख के दिखाया था। तो इस तरह के क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं। किसमें आते हैं? तो एक एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत डिटेल नहीं लिखनी होती, बस 2J की डेफिनेशन लिख दी और नीचे सीधा एनालिसिस कंक्लूजन एक ही साथ लिख दिया कि जो दो बंदे हैं उसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म, जैसे मैंने अपनी पिछली क्लास में लिखा था। लेकिन जो हमने क्वेश्चन किया था कौन से वाला, वो भी छोटा हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन किया था पापा और बेटे वाला, वो 4 नंबर का था, उसमें डिटेल में लिखना होता है। तो जितना नंबर होता है उसके हिसाब से डिटेलिंग देनी होती है। बीकॉम की तरह पेपर नहीं भरने कि सर एक क्वेश्चन आया पेपर भरना है, पेपर नहीं भरने हैं, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। इसलिए ये समझ लो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो प्रोविजन तुम्हारा 10-12 लाइन में चल जाएगा। कितने लाइन में? 10-12 लाइन में प्रोविजन लिख दो। एनालिसिस कंक्लूजन, एनालिसिस 5 लाइन में और कंक्लूजन 1 लाइन में। तो मतलब आधे पेज से थोड़े से ज्यादा बस आपको क्या करना है? भरना है। पेज पे पेज नहीं भरने, ठीक है ना, राइट। दिमाग में बहुत सारा डेटा आ रहा है तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश करनी है। और अगर किसी क्वेश्चन में डेटा दिमाग में कम बन रहा है तो उसको केस लॉ और एग्जाम्पल से बढ़ाना है ना, राइट। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात कि सर यहां मेरे दिमाग में चीजें कम आ रही थी तो मैंने कुछ एग्जाम्पल डाल के केस लॉ डाल के बढ़ा दिया। यहां मेरे एग्जाम दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो मैं किन चीजों को छोड़ सकता हूं वो तुम्हें धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी, किन चीजों को लिखना बेकार है। मैक्सिमम आता है 7 नंबर का डायरेक्ट। हाँ, वो क्वेश्चन डायरेक्ट कैसा आएगा? ठीक है, राइट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ये वाले जो है बायलैटरल, यूनिलैटरल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन और बताओ मुझे, डायरेक्ट क्वेश्चन में और केस स्टडी में फर्क क्या है? सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। केस स्टडी में PAC, प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन, PAC। डायरेक्ट क्वेश्चन में ओनली P। अब बताओ अगर वो कह रहा है कि भैया
डिफाइन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एनालिसिस क्या करूं? एनालिसिस तो उस चीज की होती है ना जो केस ये रखा हो कि कूली ने मिस्टर एक्स का सामान उठाया। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सिर्फ प्रोविजन लिखो, खेल खत्म करो। और अगर केस स्टडी है तो जैसे अगर तुम ट्रेंड देखोगे तो मोटा मोटी 50 नंबर की केस स्टडीज आती है और 50 नंबर के ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है डायरेक्ट क्वेश्चन वो 7 नंबर का आता है, 6 और 7 नंबर, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन का जो बंच बनता है वो बनता है 20 नंबर का। तो 20-20 नंबर के हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, बताया था पहली क्लास में। 20-20 नंबर के हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 नंबर हो गए। जो 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है 6 नंबर, 7 नंबर, 13 मार्क्स हो गए। फिर 4 नंबर और 2-3 नंबर, इस तरीके से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही पार्ट के। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, है ना। तो 5 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो मोटा मोटी 20-22 क्वेश्चन के आसपास तुम्हें एग्जाम में करने हैं। तो अगर 20-22 क्वेश्चन करने हैं तो एक ही क्वेश्चन में कई पेज भरूंगा तो 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? समझे बात को? तो बीकॉम में रिवर्स होता है। बीकॉम में कहते हैं कि भैया 10 क्वेश्चन आए, कोई भी 5 कर दो। हाँ, तो बीकॉम में चॉइस ज्यादा होती है और लेंथी क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े। सीए में उल्टा होता है। सीए में 10 क्वेश्चन में से 5 नहीं करने, सीए में 6 में से 5 करने, और वो 5 भी 22 क्वेश्चन बैठेंगे, 22-23 क्वेश्चन। तो 22-23 क्वेश्चन में मैं कंटेंट ज्यादा नहीं पढ़ सकता, क्वालिटी भरनी पड़ेगी। कंटेंट पे काम नहीं करना, किस पे करना है? क्वालिटी अच्छी है, 4-5 लाइन में भी आंसर बन रहा है ना तो भी नंबर मिलेंगे। अब तुम भरते चले जाओ तो भाई नंबर। तो उन बच्चों के जैसे मैंने कॉपी दिखाई है तुम्हें, अब बच्चे ने पूरी शीट भर रखी है, नंबर आ रहा 15, नंबर आ रहे 17। रीजन? कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलने। समझ में बात? तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। आज भाई शैलमोहन भाई हैं, तुमसे मिले शैलमोहन भाई। देखो कितनी दर्द भरी कहानी है। भाई बहुत बार बोल दिया। रानी ने अब सबसे पहला सलमान खान क्या कह रहे? मुझसे शादी करोगी रानी, मुझसे शादी करोगी। क्या ये ऑफर वैलिड है इनवैलिड है? ऐसे कैसे बोल दिया बिना पढ़े बोल दिया, तभी तो लॉ पढ़ रहे हैं। वैलिड बिना पढ़े इनवैलिड है? अबे फालतू बात है ना। अभी तो कंसिडरेशन तक पहुंचे नहीं, अभी तो कहां पहुंचे हम? यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की पहली सीढ़ी क्या होती है? फिर ऑफर, एक्सेप्टेंस मिलते तो प्रॉमिस। तो पहला चैप्टर इसलिए क्या बना है? ऑफर। पहले जानना पड़ेगा ना ऑफर। तो अब इस चैप्टर को इसलिए बनाया गया ताकि तुम ये जान पाओ कि ऑफर वैलिड कब होते हैं। तो खाली उसमें बोल दिया रानी मुझसे शादी करोगी तो मैं नहीं बोल सकता वैलिड है कि नहीं जब तक मुझे क्या ना पता लग जाए। अरे एक्सेप्टेंस तक पहुंचा नहीं मैं दीदी, अभी मैं एक्सेप्टेंस तक पहुंचे नहीं, भी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ऑफर तो पढ़ लो पहले। ऑफर वैलिड जब होगा जब मुझे ये पता लग जाए कि ऑफर की डेफिनेशन में ये बातें लिखी है कि नहीं है। ये ऑफर की डेफिनेशन से मुझे ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि सलमान जो बोल रहा है रानी मुझसे शादी करोगी वो ऑफर वैलिड है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई कोई कह दे कि भाई चांटा मार दिया क्राइम है, क्राइम है या नहीं है? नहीं, ऐसे कैसे क्राइम है? फिर देख, फिर चप्पल कहां है मेरी? भाई चांटा मारना क्राइम होगा या नहीं होगा ये बताएगा क्रिमिनल एक्ट। तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा। अब भाई एक आतंकवादी आ गया, तुमने आतंकवादी का चांटा मार दिया तो क्राइम थोड़ी है, देश की इज्जत बचाई तुमने आतंकवादी को पीट कर, है कि नहीं बात? तो क्राइम कैसे हो गया? लेकिन तुमने पड़ोसी के मार दिया तो पड़ोसी मुक्केबाजी कर रहा है तो बात पुलिस तक पहुंच गई, तो फिर देखना पड़ेगा ना कि क्राइम है कि नहीं है। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बाबू क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉ पढ़ना पड़ेगा। कानून ये कहता है किसी भी नतीजे पे इसलिए नहीं पहुंच सकते कि मुझे ऐसा लगता है
किसी भी, यू आर नॉट द जज टू कंक्लूड दैट कि मुझे ऐसा लगता है तो ये होगा। आप जज नहीं हो, आपने जज के डिसीजन जो हो गए हैं, कानून जो बन गए, उसको क्या करना है, समझना है। तो जब तक मैं आपको ये नहीं बता दूं कि लॉ में ये लिखा है और अब जजमेंट दो कि सलमान खान जो बोल रहा है मुझसे शादी करोगी, वैलिड ऑफर है या नहीं है, तो ये कब पता लगेगा, जब हम उसके बारे में बारीकी से पढ़ लेंगे। इसी में एक चीज दिखाता हूं कि बाद में फिर वीडियो दिखाना बेकार है। फिर भाई लोग कह रहे हैं रानी भाई मान जा, रानी दौड़ती भी आ रही है भाई। अब रानी देखो आगे क्या कह रही है, हाँ है, एक तो आके उल्टा सीधा बोल के। तो क्या ये ऑफर, अगर सलमान खान का ये कहना रानी मुझसे शादी करोगी, अगर ये ऑफर है, क्योंकि ऑफर होगा तभी तो एक्सेप्टेंस तक पहुंचेंगे, अगर ये वैलिड ऑफर है तो बताओ रानी का दौड़ के आना सिर्फ वहां बनेगा अपनी मर्जी से ही, अपनी मर्जी से तो क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के लॉ पढ़ने पड़ेंगे, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, है ना। फिलहाल चलो मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए मैं बता देता हूं कि जब तक कोई बंदा ऑफर को हाँ खुद मुंह से या लिख कर नहीं बोल दे, तब तक किसी भी तरह का जेस्चर हाँ नहीं होता, एक्सेप्ट इंप्लाइड, एक्सेप्ट, समझ में आई ना बात। अगर वो इंप्लाइड नहीं, अच्छा यहां पे किसी को कह रहा है मुझसे शादी करोगे और रानी हाँ कर रही है, तो क्या ये इंप्लाइड है, इस तरीके से हाँ होती है। कुली को तुमने कुछ नहीं बोला तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, तुमने ऑटो में बैठ गए तो ऑटो वाले की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, तुमने शू पॉलिश वाले से शू पॉलिश कराई तो उसकी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर कोई लड़की दौड़ती भी आ रही लड़के के पास, तो क्या ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो जज ने बोला देखो ऑफर और एक्सेप्टेंस की एक कॉमन बात है, दोनों बातें खुलकर बोले तो बोलकर या लिखकर बतानी पड़ेगी, दोनों बातों को क्या करना पड़ेगा। तो रानी अगर दौड़ती भी आ रही है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, क्योंकि सलमान ने कैसे पूछा है सवाल, तो रानी को भी क्या जिम्मेदारी बनती है, बोलकर ना बताए तो लिखकर बता दे। लेकिन सिर्फ दौड़ के आना और बोल देना स्टूपिड, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो इसलिए एक्सेप्टेंस और ऑफर को मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या दिखा दो, हाँ भाई बच्चे नशा करके आते हैं क्लास में, ठीक है, कह रहा पिक्चर दिखा दो, पिक्चर देख रखी होगी, पक्का है कि ना पिक्चर देख रखी होगी, तब भी कह रहा पिक्चर दिखा दो आगे, ठीक है। इधर ध्यान दो, किस दिन शो रखेंगे अलग से, पूरे 2-2.5 घंटे यहीं आ जाना, कोई पिक्चर यहीं चला लेंगे, ठीक है ना। पॉपकॉर्न मैं ले आऊंगा, चिंता मत करो, चाय समोसे का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन वो दिन आएगा जब तुम एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इसलिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया, ऑफर, कि सलमान खान अगर ऑफर, अच्छा एक बात तो तुम मुझे यकीन है कि तुम जानते हो, शादी के ऑफर या शादी की बातें कमर्शियल होती है सोशल होती हैं, सोशल होती है। भाई ऐसे बच्चे होंगे तो मैं भाई कल रस्सी लाना, मैं इसी पंखे से लटक जाऊंगा भाई, हाँ इसका तो लिख के जाऊंगा कि मेरी आत्महत्या कारण क्या है, ये बालक है, मतलब जो पढ़ा है बिल्कुल जीरो कर दिया तुमने, बिल्कुल जीरो भाई, आगे बैठ के भी पीछे वाला बच्चा कोई खोया हो तो बोल भी दे। सजनी गजनी का कॉन्टेंट बताया था यार, अब चैप्टर 1 तो दोबारा नहीं पढ़ा सकता, चैप्टर नंबर 1 में क्या बताया था, हमारे यहाँ रोका होता है, आगे बात याद, अंग्रेजों क्या रोका नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो कॉन्टेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये चलन है कि पता नहीं शादी से पहले लड़का लड़की में से कोई मना ना कर दे, तो कहते हैं शादी के क्या मानेंगे, तो शादी के कॉन्टेक्ट भी क्या होते हैं, ये मैंने बताया थी बात जब हमने 2J पढ़ा था, सजनी और गजनी की शादी थी, गजनी की मृत्यु हो गई, तो सजनी कहने लगी शादी तो करनी पड़ेगी, केस करूंगा, तो पहला सवाल ये उठाता कि भाई केस करने तू जा रही है, पहले ये तो बता दे कि शादी के एग्रीमेंट वैलिड होते नहीं होते, तो अंग्रेजों ने क्या बोला, शादी के एग्रीमेंट क्या होते हैं, उन्हें कमर्शियल नहीं माने जाते, उन्हें क्या माने जाते हैं, सोशल नहीं माने जाते, उन्हें कमर्शियल माने जाते हैं, उन्हें लीगल ऑब्लिगेशन निकाली जाती है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होता है, क्योंकि अंग्रेज लोग कहते हैं कोई भी अगर शादी तोड़ेगा तो क्या करेंगे, केस करके पैसे से भरपाई करेंगे। इंडिया में ये चलन, इंडिया में लॉ तो है पर इंडिया में चलन नहीं है, यानी इंडिया में एक कस्टमरी नहीं माना जाता कि लड़का लड़की शादी से पहले क्या करें,
कि कॉन्ट्रैक्ट करें मैरिज का। हमारे यहाँ रोका कर देते हैं तो उस रोके को क्या मान लेते हैं, रोका या सगाई। तो रोका और सगाई को हम क्या मान लेते हैं कि यार ये अब तोड़ेंगे नहीं, यार बच्चे हैं तोड़ेंगे नहीं। तो हजारों में से एक केस हो गया तो अलग बात है, वरना मानते नहीं है। तो शादी के एग्रीमेंट क्या होते हैं, कमर्शियल होते हैं। अगर शादी के एग्रीमेंट कमर्शियल होते हैं तो सलमान खान का दिया गया शादी का ऑफर भी क्या माना गया, कमर्शियल। तो सलमान खान जो ऑफर दे रहे हैं वो सोशल ऑफर नहीं दे रहे। कौन सा ऑफर दे रहे हैं, अगर वो कमर्शियल ऑफर दे रहे हैं तो फिर मुझे इस ऑफर को डेफिनेशन से पता लगेगा कि कमर्शियल ऑफर में ये ऑफर सही तरीके से दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं सर ये डेफिनेशन कैसे दी गई है। पहले देखो डेफिनेशन देखो, जो तुम्हारे सर के ऊपर से नहीं बिल्डिंग के ऊपर से जाएगी। एज पर सेक्शन 2A तो मुझे पूरा यकीन तुम्हें याद होगा, है ना, of the Indian Code. A person is said to make the proposal when it signifies to another his willingness to do or abstain from doing with a view to obtain the assent of such person or abstain. देवा फॉर्म भरने से पहले आप क्यों नहीं मिले सर? फॉर्म भरने से पहले आप मिल जाते तो ऐसी बातें बता देते, हम फॉर्म ही ना भरते। पर अब तो इज्जत दाव पे लगी है ना, घर वालों के आगे भी और रिश्तेदारों के आगे। तो घर वाले मजे तो नहीं लेंगे पर रिश्तेदार ज्यादा मजे ले लेंगे। मैं पहले ही कह रहा था इसकी बस की नहीं है। और भरवा लो फॉर्म, इस पे 12वीं तो ढंग से हुई ना, सीए कर लेगा ये, है कि नहीं बात। तो ये बेइज्जती होने से पहले क्या करना है भाई, पढ़ लेना है और पास हो जाना है। अब इसको इसलिए बेइज्जती ना हो जाए, इसको अब आराम से पढ़ता हूं मैं, इसको आराम से पढ़ता हूं। अ पर्सन इज सेड टू मेक द प्रपोजल। अब मैं क्या करता हूं, तुम्हें समझाने के लिए एक ट्रिक अपनाता हूं जिससे तुम्हें बात बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी। तो तुम्हें पता लगेगा कि लॉ कितनी खतरनाक चीज है। एक एक लाइन पर कई कई देर, कुछ कुछ मिनट भी लग सकते हैं। पर्सन के ऊपर मैं लिखता हूं भाई तुम्हारे लिए, कौन है पर्सन, सलमान। क्योंकि अभी तुमने क्या देखा क्लिप में कि सलमान ने स्टेडियम में खड़े होकर बोला रानी मुझसे शादी करोगी। तो हम सलमान की नजरों से डेफिनेशन को डिकोड करते हैं। अगर सलमान की नजरों से डेफिनेशन डिकोड हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेशन में समझ में आ गई और सलमान का ऑफर भी वैलिड ऑफर की कैटेगरी में आएगा। सलमान इज सेड टू मेक द प्रपोजल। प्रपोजल क्या कर रहा है वो, रानी से कह रहा है शादी के बारे में। सलमान इज सेड टू मेक द प्रपोजल ऑफ मैरिज व्हेन इज सिग्निफाई। सिग्निफाई मतलब बात बोले या बताए, बात बोले या रानी को बताए। सलमान इज सेड टू मेक द प्रपोजल ऑफ मैरिज व्हेन इज सिग्निफाई, जब वो बात बोले किसको, अनदर कौन है, रानी। अब जो रानी को सलमान बात बोल रहा है वो किसके लिए बोल रहा है, शादी करने के लिए बोल रहा है ना, किसी चीज को मना करने के लिए तो नहीं बोल रहा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वाली लाइन को छुपा लेता हूं तो तुम्हें बात समझ में आएगी, और ये छुपा लेता हूं। अब पढ़ते ध्यान से। सलमान इज सेड टू मेक द प्रपोजल। सलमान की तरफ से माना जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है। व्हेन ही कौन है, व्हेन सलमान बताए रानी को, व्हेन सलमान सिग्निफाइज अनदर कि वो करना क्या चाहता है, यानी शादी। हिज विलिंगनेस टू डू, विलिंगनेस टू डू मतलब कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है रानी के साथ जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, लीगल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अ पर्सन यानी सलमान, अ सलमान इज सेड टू मेक द प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू रानी, व्हेन ही सिग्निफाइज टू रानी हिज विलिंगनेस टू डू, हिज। अच्छा, अब वो जो कह रहा है रानी से कि मैं शादी करना चाहता हूं, वो क्यों कह रहा है? पहली बात तो है कि भाई वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो शादी करना चाहता है। अगली बात सवाल आता है भाई क्यों कह रहा है सलमान ये ऐसा? वो इसलिए कह रहा है ताकि रानी, भाई शादी करना चाहता है बात तो ठीक है, पर क्यों कह रहा है वो कि ताकि रानी क्या कर दे, एक्सेप्ट कर ले। अब क्यों में क्या लिखा जज साहब ने, देखो क्या एक क्वेश्चन बनता है क्या कि भाई मैं ऑफर में कह क्या रहा हूं, एक क्वेश्चन बनता है क्यों, मैं ऑफर में कह क्यों रहा हूं, और पहला सवाल बनता है कौन, कि ऑफर कौन दे रहा, तो उसमें पर्सन लिख दिया। क्या कहा, हिज विलिंगनेस टू डू, और क्यों कहा, ताकि विद ए व्यू मतलब हिंदी में अगर बोले तो ताकि सलमान खान रानी की यस यानी कि एक्सेप्टेंस ले सके, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। असेंट बोले तो हाँ या यस, ऑफ दैट ऑफर। ऑफर क्या करने का, एक्ट। वो एक्ट क्या है, वो एक्ट क्या है बाबू, शादी। अब पढ़ते हैं एक बार।
पढ़े डेफिनेशन, अ सलमान इज सेड टू मेक द प्रपोजल व्हेन इट सिग्निफाइज टू रानी हिज विलिंगनेस टू डू, क्यों? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। सबसे खतरनाक वर्ड क्या है कि सलमान चाहता है कि वो हां करे, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच ऑफर टू सच एक्ट, कि वो जो ऑफर दे रहा है ना, जो करने के लिए एक्ट कह रहा है, उसके लिए रानी क्या कर दे। समझ में सलमान की डेफिनेशन है ना। अब देखो मुझे लगता है 2J से तो आसान है, मतलब 2J जितनी टेक्निकल थी ना उससे तो आसान है। A person is said to make the proposal when it signifies to another his willingness to do with a view to obtain the assent of such act, है ना, with a view to obtain the assent of offer to the act। समझ में की बात? अब सुनना ध्यान से। अब मान लो सलमान खान कह रहे रानी मुझसे शादी करोगी, अगर तुम इस बात को समझ चुके हो तो सलमान खान कह रहे रानी मुझसे शादी करोगी, और भाई रानी दौड़ती भी आ रही है, रानी जैसी दौड़ती भी आ रही है, सलमान खान घबरा कर लगा, अरे भैया अरे मेरे मुंह से निकल गई, भैया मेरे मुंह से निकल गई, मजाक कर रहा था मैं, आई वॉज ट्राइंग। मुझ जैसे को कोई हाँ भी कर सकता है क्या? बात सही करी सलमान भाई ने, गलत करी? वो कह रहे मजाक कर रहा था मैं प्रैंक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गई, मैं तो ट्राई मार रहा था, डेयर, आई एम जस्ट डेयर, है ना। तो डेयर के चक्कर में पिटेंगे नहीं पिटेंगे? क्यों? अब शादी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? क्यों करनी पड़ेगी? सलमान खान कह रहे हैं मेरे मुंह से निकल गई, भैया मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, बोलो करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? रानी, अब रानी कह रही है करनी, भाई करनी पड़ेगी। अब तूने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, करनी पड़ेगी। सलमान खान कह रहे भैया मेरे मुंह से गलती से निकल गई, मैं मजाक कर रहा था, मैं प्रैंक कर रहा था, मैं वो देख कैमरे को देख के हाथ हिला, मजाक कर रहा हूं, रील बन रही है। अब बताओ, बात रानी को इतना गुस्सा है, रानी कोर्ट में चलेगी, भाई कैमरे को देख के हाथ बात नहीं, मैं सीधा कोर्ट जाऊंगी। कौन जीतेगा, सलमान या रानी? सलमान जीतेगा। अब तुम्हारा जो फैसला है, तो बताओ तुम्हारा जो फैसला है ना, अब तुम भी अभी भी डेफिनेशन को डिकोड नहीं कर पाए, समझाने के बाद भी तुम्हारा बाबू फैसला इसमें ही छुपा है। जज का फैसला इसी में छुपा है। जज ने का डेफिनेशन नहीं पढ़ी ना होश में, 15 मिनट हो गए डेफिनेशन समझाते। जज ने बोला भाई ये क्या है, जब ऑफर में हम ये मानते कि एक बंदा दूसरे को ऑफर देता है, क्यों देता है? ताकि वो उसकी, हाँ, दैट मीन्स दिस लाइन शोज द ऑफर मस्ट बी वैलिड, नहीं सीरियस। यानी अगर आप किसी से कोई भी मजाक में बात बोल रहे हो और सामने वाले ने उसे सीरियस ले लिया, तो फिर तुम्हें माननी पड़ेगी बात। सलमान भाई तुमने मजाक किया, लेकिन तुम्हारा मजाक सामने वाले ने क्या लिया है? इतने हजारों लोग सामने स्टेडियम में खड़े, तुम इतने हजारों लोगों के सामने बोल रहे हो रानी मुझसे शादी करोगे, फिर कह रहे हो मजाक कर रहा था, तो रानी को अच्छा लगेगा? रानी इंसल्ट नहीं हो जाएगी? वो कह रहे बताइए इतने इतने लोग खड़े। तो जज ने बोला कि भाई तुम मजाक कर रहे हो, कैमरे को देख के हाथ हिला देना, तुम्हारे हिसाब से प्रैंक चल रहा है, पर रानी के लिए प्रैंक ये, रानी के लिए मजाक नहीं है ये। और हमने डेफिनेशन में भी ये लिख दिया विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, यानी कि जब कोई बंदा किसी को ऑफर देगा तो क्या सोच के देगा कि सामने वाला बंदा उस ऑफर को क्या करेगा। इसका मतलब उसकी बात जो कही गई है सलमान की, वो बात क्या है? सीरियस, मजाक नहीं है, क्या है? सीरियस है। तो रानी केस जीतेगी, सलमान को शादी करनी पड़ेगी, मजाक नहीं चल सकता ऐसे। फिर सलमान भाई ने कोर्ट में पूछ लिया, जज साहब अब तो आपने फंसा दी बात, तब तो बात खत्म हो गई। मुझे बता दो, क्या जीवन में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सामने वाला समझ जाए कि मजाक है, या मतलब जीवन में प्रैंक बंद कर दें, हम रील ना बनाए, हम इंस्टाग्राम ना चलाएं अपना? तो जज ने बोला भाई जब भी तुम कोई रील बनाने के लिए या किसी भी बात को मजाक में करने के लिए मजाक करते हो ना, तो बोलने वाले को तो पता है मजाक कर रहा है, मजेदार बात यह है कि सुनने वाले को भी पता है मजाक कर रहा है। यानी कि ऑफर ऑफरी दोनों को पता होता है कि किसकी बात है, मजाक की बात है ना। तो जज साहब ने बोला जैसे भाई एक बंदा नई गाड़ी लेके आया, अब गाड़ी मान लो 1 करोड़ की, दोस्त को दिखाने ले गया, भाई गाड़ी खरीदी, दोस्त कहने लगा भाई यार, है ना, ऐसी गाड़ी तो यार मैं चलाना छोड़, बैठना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। तो दोस्त के दिल पे लगी बात, दोस्त ने बोला यार तूने छोटी बात कर दी, ये ले पकड़ चाबी, गाड़ी तेरी है यार, तू छोटी बात कर रहा है, गाड़ी तेरी है, चलाना, तू बैठने की बात तो चलाना। दोस्त चला के लेके गया, वापस नहीं आया, भाई कहाँ है? तूने तो कहा था तेरी है, घर आ गया मैं तो
वो वहां खड़ा बेचारा सड़क पे है, हाँ स्कूटी वहीं खड़ी है, ले ही हो। तो बताओ ये इसमें दोनों को पता ही नहीं पता मजाक है। इसमें जज ने माना कि जो ऑफरी है ना, जो सुन रहा है उसे भी पता है कि कोई बंदा अपनी गाड़ी, चाहे महंगी और तो सस्ती छोड़ो, कोई भी अपनी गाड़ी सिर्फ चाबी देके नहीं बोल सकता यार तू भी छोटी बात कर रहा है, गाड़ी भाई तेरे दो भाई की गाड़ी, तेरी गाड़ी है, ले जा। तो ये सब बातें किसमें होती हैं? इसका मतलब ये नहीं कि किसी गाड़ी में बैठाओगे तो जज ने बोला दिस लाइन शोज दैट यू आर सीरियस इन मेकिंग द ऑफर। एक तो तुम विलिंगनेस टू कुछ करना चाह रहे हो, और वो भी कैसे करना चाह रहे हो? सीरियस मोड में। तो इसका मतलब मजाक के ऑफर क्या नहीं होंगे, है ना, मजाक के ऑफर, मजाक वाले ऑफर वैलिड नहीं होंगे। लेकिन अगर सामने वाले बंदे ने सीरियस माना है तो फिर तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। अगला सवाल, क्या खुद से ऑफर कर सकते हो? अब ये भाई कह रहा है ध्रुव हमारा मोबाइल लेके, खुद के सामने शीशे में खड़े होके कितने का लगाएगा? तू भाई है अपना, तेरे लिए 20,000 का, ज्यादा लगा रहा है, कम का लगा। तो शीशे के सामने खड़े होके अगर तुम ऐसे खुद से डील करोगे तो घर वाले घबराने जाएंगे? नहीं, पता नहीं अंदर कौन घुस गया इसके। डुअल पर्सनैलिटी, वो मोंजुली का विद्या बालन, आमीजे तुम्हार, हाँ अपरिचित। अरे वो भूल भुलैया वन में यही तो होता है, वो बीमारी होती, भले उसे बीमारी होती है डुअल पर्सनैलिटी की, लेकिन वो होती तो अजीब सी है ना, कि भाई वो बंगाली बन जाती है, मतलब एकदम से होती वो विदेश में रहती है और एकदम से उसे बंगाली भाषा भी आती है, तो डर नहीं जाते लोग? तो ध्रुव को देख के डरने लोग। घर वाले कह रहे बेटा क्या हो गया, है ना, मम्मी मैं खुद से ही बातें करता हूं। तो जज ने बोला भाई ये बात है घर वालों से कर लेना, घर वालों को डरा लेना, दोस्त को डरा लेना, लेकिन किसको मत डराना? कोर्ट को। क्योंकि कोर्ट कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुमने खुद से डील कर ली। अब लॉजिक समझो इसका, अगर मैं खुद से डील कर रहा हूं और खुद ही को धोखा दे दूं तो कौन जीतेगा कौन हारेगा? जज साहब ये दोषी है, इसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो जज साहब देखो इसने पैसा दे सके। अब मैं हूं प्लेंटिफ, केस करने वाला। क्या केस कर रहा हूं? यानी कि ध्रुव केस कर रहा है कि ध्रुव ने डील करी, केस करने वाला। और फिर ध्रुव ही कह रहा है कि हाँ मैंने डील करी थी लेकिन मैं पैसे नहीं देता, जज साहब सजा सुना दो। तो किसको जिताना है, किसको हराना है? यानी जिस पर्सन के ऊपर केस कर रहा है, जो पर्सन केस कर रहा है वो खुद के ऊपर केस कर रहा है। तो जज ने बोला भाई इस तरह की बातें कोर्ट में, भूत प्रेत आत्माएं और सेल्फ केस कोर्ट में नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना? तो जज ने इसलिए दिया कि हर ऑफर के लिए कितने लोग होने जरूरी है? मिनिमम 2 लोग होने जरूरी है। सर ज्यादा कैसे सकते हैं? जैसे मैंने पूरी क्लास को ऑफर दे दिया, तो ऑफरर और ग्रुप ऑफ पर्सन इज, लेकिन मैं खुद को ऑफर दे सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब ये अनदर वर्ड किसको डिकोड करता है? देयर शुड बी 2 पर्सन, सेकंड पर्सन होना चाहिए। ये एसेंट किसको डिकोड करता है? कि ऑफर शुड बी सीरियस। और ये किसको डिकोड करता है? द पर्सन शुड बी सेकंड अनदर पर्सन। आप खुद को ऑफर दे सकते। अगर खुद को ऑफर देना वैलिड होता तो यह सिग्निफाइज टू अनदर नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा होता? ओनली सिग्निफाइज, कि मैं कोई बात बोलता हूं। लेकिन जैसे लिखा भाई जो तू बात बोलेगा किससे बोलेगा? समझो भाई कितना, ये तुम्हें लग रहा है कितना छोटा वर्ड है, पर ये लॉ में बहुत खतरनाक वर्ड है। इस वर्ड से केस आ गया वहां पे इंग्लैंड में, और जज देखो कितने खतरनाक। ये वन ऑफ द केस है जो सिर्फ एक वर्ड से सॉल्व हुआ। किससे? अनदर। कैसे? अभी तो कह रहा आंसर अनदर। कैसे कैसे बताओ? केस ये था कि एक बंदे ने खुद के ऊपर केस कर दिया। भाई दुनिया में लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब जब तुम पीपल से शादी कर सकते हो, केले के पेड़ से शादी कर सकते हो, है ना, इंडिया में कल्चर चलता है ना, कुछ ऐसे करते हैं लोग, मांगली मांगली चक्कर होता है। कह रहे हम कुछ लोग तो नहीं मानते पर कुछ लोग मानते हैं। तो जज साहब कह रहे हैं भाई जब हमारे यहाँ पीपल से शादी हो सकती है, केले के पेड़ से शादी हो सकती है, लोग खुद के ऊपर भी केस कर सकते हैं। अब सुनो ओ भाई, अब ये बताओ, खुद के ऊपर केस कर दिया इंग्लैंड में एक पर्सन ने, तो जज से बोला सॉल्व करो कि मैं क्यों नहीं खुद के ऊपर केस कर सकता, आप इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करोगे? तो जज ने बोला बेटे जज से पंगे मत लेना। जज ने एक डेफिनेशन खोली, कौन सी? ऑफर की। और क्या लिखा है? अनदर मतलब दूसरा पर्सन। तो जज ने बोला ऑफर की डेफिनेशन में लिखा है
एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देगा, इसका मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देगा, इसका मतलब एक पर्सन खुद को ऑफर। तो जज ने कहा लिखा तो है साफ साफ, तुझे पढ़ना नहीं आ रहा। वन पर्सन कैन सिग्निफाइज टू अनदर, द वन पर्सन कैन नॉट सिग्निफाइज टू हिमसेल्फ। समझ में आ गई ना बात? तो एक ये वो केस था जो सिर्फ इसी वर्ड से सॉल्व हुआ, और फिर इस वर्ड से सॉल्व करके जज ने लिखा इन ऑफर देयर मस्ट बी टू पर्सन एंड ऑफर मस्ट बी सीरियस। समझ में आ गई बात? बोलो, ऑफर कितनी बात समझ आई? अगली बात सुनो ध्यान से। सलमान खान स्टेडियम में पहुंचे, सलमान खान स्टेडियम में पहुंचे और सलमान भाई ने बोला चिल्लाकर, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, गूंज गई आवाज। मुझसे शादी वैलिड ऑफर इनवैलिड ऑफर? बोलो भाई, वैलिड इनवैलिड? सारे बच्चे वैलिड? बस भाई कल से ना रबड़ वाली चप्पल पहन के आनी है, रबड़ वाली। अब लड़कियों को पिटाई भी तो नहीं कर सकते, लड़कों को तो फिर भी कूट दूं मैं। अभी भी नहीं समझे? गलत जवाब है, पर अभी भी नहीं समझे क्यों? और मैं एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं ऑफर सही है गलत है? सही है, सीरियस। हाँ, गलत जवाब। ये अनदर कौन है? कहां लिखा रानी? सलमान खान स्टेडियम में पहुंचे, सलमान खान ने बोला मुझसे शादी करोगी, कहां लिखा है रानी? अभी मैंने क्या लिखा क्वेश्चन में 2 में कि सलमान खान स्टेडियम में पहुंचे, सलमान खान ने बोला मुझसे शादी करोगी। अगर रानी, अब इसका मतलब लॉ की इस डेफिनेशन की तीसरी इंटरप्रिटेशन, व्हेन यू मेक द ऑफर टू द ऑफरी, ऑफरी मस्ट बी सर्टेन, ऑफरी मस्ट बी नोन, ऑफरी मस्ट बी आइडेंटिफाइड पर्सन। स्टेडियम में खड़े होके अगर या तो एक ही रानी होती, मतलब एक ही लड़की होती, तो वो बोल देता मुझसे शादी करोगे, तो जज मानते भाई 100 जन थे, 100 में से 99 लड़के हैं, एक लड़की है तो भैया उसके लिए ही होगा। लेकिन स्टेडियम में अगर एक से ज्यादा लड़कियां बैठी हो, सलमान खान कह रहा है मुझसे शादी करोगे, तो जज साहब बोल रहे भाई शादी कर, किससे बोल रहा? तो ये बात नहीं, तूने तो उधर मुंह घुमा के बोल दिया मुझसे शादी करोगी, तो बता दो उधर किससे बोल रहा है? तो जज ने बोला हु इज अनदर पर्सन, द पर्सन शुड बी अनदर पर्सन, बट हु इज अनदर पर्सन मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट, नोन, आइडेंटिफाइड। यहां आइडेंटिफिकेशन कहां है? अनदर पर्सन की, है ना? अब मैं चिल्ला के बोल रहा हूं लॉ पढ़ोगे, तुमने कहा पढ़ेंगे, वहां पहुंच जा। तो मैंने ये थोड़ी बोला कि मुझसे लॉ पढ़ोगे, सिर्फ मैंने क्या बोला? तो ये वैलिड है कि नहीं बात? तो आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इससे कितनी इंटरप्रिटेशन निकल के आई? 3, और ये तीनों मैंने तुम्हारे सामने लिख रखी है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को देगा, है कि नहीं बात? दूसरा, ये कैसे होना चाहिए सर? सीरियस। क्या होना चाहिए? अगर कोई बात मजाक में कही गई है तो क्या माना जाएगा? कि सामने वाले को पता है, सामने वाले को पता है कि ये सीरियस नहीं है, तो फिर वो मजाक में है। अदरवाइज अगर सामने वाला से सीरियस मानता है तो फिर कोर्ट उसे क्या मानेगा? अब ये देखो, मतलब सर आपने मुझसे कहा मैं क्लास में बोलूंगा मजाक में, और मैंने मान ली सीरियस है, नहीं तो जज को पता लग जाता है कि ये बात ये इस सेंस, किस सेंस में कही जाती है, सामने वाला उसे क्या मानता है, मजाक में मानता है। तो जज से पंगे नहीं ले सकते, वो हम अपने दिमाग से पंगे ले रहे हैं, मैं तो सीरियस ले लूंगा। तो जज को पता है भाई इन सिचुएशन में बात सीरियस, चाबी वाला एग्जांपल दिया ना जज ने, ठीक है ना। अगली बात, गजनी ने बोला सजनी से आई वॉन्ट टू मैरी, वैलिड इनवैलिड? आई वॉन्ट टू मैरी, हाँ, एक तो ये कि किससे, और दूसरी बात आई वॉन्ट, मैं शादी करना चाहता हूं, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। सवाल तो होता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, विल यू मैरी, तो आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं, जज ने बोला चाहता हूं, ये लॉ नहीं है, मैं करूंगा ये लॉ है, तो ये वैलिड ऑफर बोलो नहीं हुआ। दूसरा, ए ने बी से बोला आई वॉन्ट टू मैरी, विल यू मैरी मी, ये वैलिड है या नहीं है? क्योंकि इसमें क्लियर कट क्वेश्चन है,
इसमें क्लियर कट क्वेश्चन है, विल यू मैरी मी? जज ने कहा ये वैलिड है। जज ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू, डी बोल रहा है विल यू बाय, ये क्या है? ये क्लियर कट ऑफर है, किस चीज के लिए? क्यों हम पूछ रहे हैं सामने वाले से। तो ऑफर की सबसे खतरनाक बात ये बोली जज साहब ने, भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पढ़ी होगी ना, तो बचपन में इंग्लिश वाली मैम ने बताया था, अगर किसी भी लाइन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो वो हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन पूछना होता है। ऑफर भी वही होता है कि सामने वाले से पूछा जाए। सलमान खान कह रहे रानी मुझसे शादी करोगी, ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो ऑफर है। सलमान खान कह रहे रानी आई वॉन्ट टू मैरी, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है? स्टेटमेंट है। सलमान खान ने सवाल पूछा ही नहीं, ऑफर दिया ही नहीं, सलमान खान एक स्टेटमेंट दे रहे हैं बस कि मैं करना चाहता हूं शादी। तो ऐसा नहीं चलेगा, समझ गए? देख लो एक पेज में आधा घंटा लगा दिया तुमने, क्योंकि तुम लॉ को क्या नहीं कर रहे अभी? इंटरप्रिटेट नहीं कर, धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे वो गाना ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हाथ से गुजर जाना है, तो भाई लॉ उसी तरीके से धीरे धीरे। लेकिन भाई अगर धीरे धीरे सीखोगे तो इंटर में फायदा होगा। पता क्यों? क्योंकि इंटर वाले जो टीचर होते हैं ना भाई, वो कॉमन होते हैं। वो ये मानते हैं कि ये बारीकी तुम फाउंडेशन के सर से सीख के आए हो, कि एक क्वेश्चन में एक आंसर दो क्वेश्चन से भी, दो प्रोविजन से दिया जा सकता है, 2G से भी और सेक्शन 11 से भी। ऐसी बारीकियां तुम सीख के आए हो, है ना? या फिर अगर इंटरप्रिटेशन करनी है तो एक लॉ से कितनी सारी इंटरप्रिटेशन निकलती है। मतलब वो बैठा बैठा के समझाएंगे नहीं भाई, अनदर का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये तुम सीख के आए हो, ये इंटर और फाइनल। और फाइनल में तो फिर फाइनल में तो टीचर सोचता है भाई बच्चा जो है क्या है, सीए है, बट डिग्री दिलाने के लिए क्या करना है? एग्जाम दिलाने हैं उसको। तो बहुत सारी चीजें तो तुम्हारे ऊपर ही डाल देते हैं, है ना? कि भाई अगर तुम्हें कैलकुलेशन करनी है तो टीचर मान के बैठा 2 + 2 4 होता है, तुम्हें पता है। मैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 नहीं पढ़ा सकता बच्चे को 11वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में जब तुम आए तो 12वीं क्लास के टीचर सोचता है भैया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तुम्हें पता है। मैं ये नहीं बताऊंगा भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट इंक्रीज इन द सेट, ये नहीं बताऊंगा मैं। वही कॉन्सेप्ट सीए में भी चलता है। फाउंडेशन में तुमने लॉ की बारीकी कुछ समझनी है तो इंटर वाले टीचर मान लेता है कि भाई इतना तू पढ़ के आया है, अब तुम्हें बार बार जनरल एंट्री नहीं सिखा सकता, है ना? अब अगली बात देखते हैं। सर ये आपने एक लाइन छुपाई थी, इसको क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं, और सलमान खान की लाइन को छुपाते हैं। और जो लाइन यहां छुपाई थी उसको हाईलाइट करते हैं और सलमान खान वाली लाइन को छुपाते हैं। अब सर, अब सुनेंगे ध्यान से। अब तुम कहोगे सर आज ये गजब की बात बताई आपने। अब देखो एक सीन देखते हैं, पुराने जमाने की फिल्म है, उसमें हमेशा ये होता है गरीब लड़का अमीर लड़की, और मजेदार बात है कि अमीर गरीब में प्यार मोहब्बत भी हो जाती है और कहते शादी भी करेंगे, ठीक है? अमीर लड़का कहता है कि भाई मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, लड़की कहती है हाँ मैं भी तुमसे शादी करूंगी। ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाती है, शादी का ऑफर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है, ठीक है? अब ये बात लड़की अपने पिताजी को बताती है। लड़की अपने पिताजी की इकलौती लड़की है। पिताजी कहते हैं आज तक तेरी जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी की है, तो बेटा तेरी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा, तू मेरी लाडली बेटी है। याद आ गई कुछ गोविंदा की पिक्चर, कुछ ऐसी पिक्चरों में हम देखते थे। फिर क्योंकि हीरो होता है गरीब, पिताजी कहते हैं भाई इतना तो अधिकार मैं रखता हूं कि तेरा बापू तो कम से कम लड़के से तो मिला दे शादी से पहले, थोड़ी कि शादी कर लेगी सीधा। नहीं पापा बिल्कुल मिलाऊंगी, देखो सूरज आपसे मिलने आया है, ठीक है? अब लड़की के पिताजी कहते हैं तू बेटी जा घूम फिर के आके, मैं सूरज से क्या कर लूं, अकेले में बात करना चाहता हूं। अब लड़की के पिताजी गरीब लड़के से बोलते हैं तूने अपने मेरी बेटी को तूने शादी के लिए तो मना लिया, लेकिन मैं जानता हूं तूने उसको फंसाया होगा उल्टी सीधी बातें करके। ये ले पकड़ ब्लैंक चेक, और जितना पैसा साइन भी करते हैं, ये ले पकड़ ब्लैंक चेक, और जितना पैसा तुझे भरना है भर ले, जो तेरे दिमाग में अमाउंट आता है वो भर ले, और मेरी बेटी को क्या कर दे, शादी के लिए मना कर दे। और खुद मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो विद्रोह करेगी, यानी अगेंस्ट जाएगी मेरे। तू बोलेगा तो समझ जाएगी तूने धोखा दे दिया, ये ले पकड़ पैसा, पैसा भर ले। तुम लड़के की जगह होते तो क्या करते, रख लेते। वो दीदी हमारी खुद कह रही कि मैं भी होती तो मैं भी रख लेती। सही बात, जमाना ही है भाई, जमाना ही, तभी तो मैंने बोला पुराने जमाने में ऐसा चलता था। अब भाई लड़का तुम्हारी तरह होशियार निकला, उसने क्या किया, पैसा पकड़ लिया। अब सुनना ध्यान से, लड़की के पिताजी ने जो गरीब लड़के को ऑफर दिया, ये ऑफर वैलिड है इनवैलिड है? बोलो, इनवैलिड है।
लड़की के पिताजी ने लड़के को जो ऑफर दिया, ये ले पकड़ ब्लैंक चेक और मेरी बेटी से शादी करने से मना कर दे, तो ये ऑफर देना वैलिड ऑफर है या नहीं है? वैलिड है। अब सुनते हैं, अब डेफिनेशन में देखते हैं, अब सुनना ध्यान से। पर्सन कौन हो गए? पिताजी सेट टू मेड द प्रपोजल। प्रपोजल क्या है? कि शादी, सलमान खान ने कहा था शादी करनी है, पिताजी कह रहे शादी। व्हेन इट सिग्निफाइज, जब वो बताएं उस गरीब, हाँ सूरज को बताएं, गरीब बच्चे को, गरीब लड़के को बताएं भाई, व्हेन इट सिग्निफाइज टू अनदर, क्या? विलिंगनेस टू डू? नहीं, नॉट विलिंग टू डू। अब नॉट विलिंग टू डू लिखोगे तो नंबर कटेंगे। जज साहब ने बोला एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग। एब्स्ट्रेन मतलब मना करना। आज का लीगल वर्ड क्या है? किसी भी, अब एब्स्ट्रेन को पता है अंग्रेजी वाली मैम क्या बोलती थी 12th में? डिनाई। क्या बोलती थी? तो बच्चा डिनाई वर्ड को बड़ा टेक्निकल सोचता था, अबे मना करने को डिनाई बोलते हैं, DENY। पता है तुझे? कितना भारी शब्द सीखा हमने, डिनाई। जज ने और बेइज्जती करी। अबे जो भारी शब्द तुम सोचते हो ना, वो हल्के हैं हमारे आगे, क्योंकि मना करने का वर्ड मतलब क्या होता है? डिनाई नहीं, एब्स्टेन। ABSTAIN, एब्स्टेन। अब फिर से पढ़ते हैं। अच्छा बताओ, पिताजी जो उसे मना कर रहे हैं सूरज को कि शादी मत करियो, सीरियस बोल रहे होंगे? नहीं, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द यस ऑफ सच। पिताजी चाहते हैं कि वो क्या हो जाए? विद ए व्यू टू ऑब्टेन द यस ऑफ सच एब्स्टेन, कि वो चाहते हैं कि सूरज हां कर दे उस मना करने वाली बात को। क्या मना करने वाली बात को? कि शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी, इस एब्स्टेन को सूरज हां कर दे कि ठीक है सर पैसे ले लिए, मना कर दूंगा आपकी लड़की को। समझ की बात? इससे क्या पता लगा? ऑफर अगर सलमान देता है तो एक ऑफर पॉजिटिव होता है। ऑफर अगर लड़की के पिताजी देते हैं कि ये काम मत करियो, तो ऑफर क्या होता है? ऑफर बाबू नेगेटिव भी होता है। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि आज से 100 साल पहले जब जज ने 2A की डेफिनेशन बनाई, तो जज ने 2 डेफिनेशन बनाई। जज ने बोला व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, क्यों? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ सच एक्ट, टू ऑब्टेन यस ऑफ सच एक्ट। फिर जज ने बोला एक डेफिनेशन और बनाते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन बनाते हैं लड़की के पिताजी की नजरों से। अब लड़की के पिताजी भी कौन हो गए? पर्सन क्या सिग्निफाइज टू अनदर। पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर क्या करने के लिए? विलिंगनेस टू डू नहीं, एब्स्टेन फ्रॉम, कुछ ना करने के लिए। क्यों? टू ऑब्टेन यस। अब यहां पे जो यस लेनी है वो किसकी लेनी है? टू सच एक्ट, कुछ पॉजिटिव करने की हां लेनी है। और यहां जो यस लेनी है किसकी लेनी है? टू ऑब्टेन द यस ऑफ एब्स्टेन, टू ऑब्टेन द यस ऑफ एब्स्टेन, कुछ ना करने के लिए उसको हां भी भरवानी है। समझ रहे हो शब्द में जो बोल रहा हूं? कुछ ना करने के लिए उससे हां करवानी है। सलमान खान कह रहे हैं कि कुछ करने के लिए हां करवानी है रानी से, शादी करने के लिए रानी से हां करवानी है। लड़की के पिताजी बोल रहे हैं कुछ ना करने के लिए उससे हां करानी है। तो ना करने के लिए और हां कराने से क्या बोलेंगे? एब्स्टेन। फिर महान जजों ने ये बोला आपस में बातचीत करके, सर ऐसे अच्छा लगेगा, हम ऑफर की डेफिनेशन दे रहे हैं 2A में, तो 2A1 पॉजिटिव डेफिनेशन, 2A2 नेगेटिव डेफिनेशन। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए ऑफर पढ़ना पड़ रहा है, उसमें भी इतनी बारीकी है, तुमने 4 बातें बता दी, अनदर के ऊपर बता दी, सीरियस बता दी, फिर 2 डेफिनेशन और बता दो। तो जज ने बोला भाई एक काम करते हैं, आलू लेते हैं, गोभी लेते हैं, आलू गोभी बना देते हैं। तो जज ने बोला भाई ये बात कॉमन, तो ये तो एक ही लाइन में लिख देते हैं, है ना बाबू? ये बात अलग, ये बात अलग, ये 2 लाइन बना देते हैं। और टू ऑब्टेन द यस, टू ऑब्टेन द यस, ये भी एक ही लाइन में लिख देते हैं, और इसके साथ एक्ट जोड़ देते हैं या फिर एब्स्टेन जोड़ देते हैं।
तो आलू गोभी बना दी। अब आलू गोभी बनाने के चक्कर में डेफिनेशन होगी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए जब तुमने पहली बार पढ़ी तुमने सोचा विश्वास उठ गया हमारा आज अपने ऊपर से, लॉ पे नहीं, अपने ऊपर से कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लॉ पे से विश्वास उठ गया। ठीक है ना। अब दोबारा पढ़ के देखें, अब देखो अब तुम्हें पूरी डेफिनेशन समझ में आएगी। अब पढ़ना। अब मैं इसमें यहां कुछ भी शब्द नहीं लिखता, बिल्कुल प्लेन डेफिनेशन करता हूं। अब देखते हैं जो तुमने आज से आधा, देखो एक पेज में आधा घंटा लगा दिया भाई, ये होता है लॉ कि एक पेज में कितनी देर लग गई, एक पेज आधे घंटे, समझ रहे हो, एक पेज आधे घंटे से। ये आधा घंटा इसलिए लगा रहा हूं कि तुम्हें पूरा का पूरा ऑफर एक्सेप्टेंस समझ में आ जाए, पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। अब ये जो हमने आधे घंटे पहले प्लेन डेफिनेशन पढ़ी थी जो बिल्कुल बिल्डिंग से ऊपर चली गई थी, अब इसको पढ़ के देखो, अब तुम्हारे घुटनों तक 100% पहुंचेगी, कसम है तुम्हें घुटनों की। अ पर्सन इज सेड टू मेक द प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। सलमान खान हो गए, क्यों? विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच एक्ट। अब पापा की नजरों से पढ़ते हैं, अ पर्सन इज सेड टू मेक द प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, क्यों? विद ए व्यू टू टेक द असेंट ऑफ सच एब्सटेन। आलू को भी मिक्स कर दिया ना, तो पॉजिटिव डेफिनेशन, नेगेटिव डेफिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर दो, मिला दो, 2A की डेफिनेशन बन गई। तो याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, सर एक पॉजिटिव डेफिनेशन थी, एक नेगेटिव डेफिनेशन थी, दोनों को मर्ज करके सिंगल डेफिनेशन बनाई ऑफर की। तो अब तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, दो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन रही, एक 2J वाली और एक 2A वाली। और 2A की इतनी खतरनाक निकली कि आधा घंटा लगाना पड़ा उसमें, इतनी इंटरप्रिटेशन निकल के आई उसके अंदर से। अब अगली इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आई, ऑफर में बी द पॉजिटिव और ऑफर में बी द नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी होता है और ऑफर, ठीक है ना। अब उसकी इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन में जाते हैं, देखना क्या लिखा है, ऑफर में बी द विलिंगनेस टू डू, दैट इज पॉजिटिव, और ऑफर में बी द एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, दैट इज नेगेटिव। समझ आ गई ना बात। ये पढ़ लो एग्जांपल, एक्स ने कहा भाई तू मेरे खिलाफ केस मत कर, मैं तेरी उधारी जरूर चुका दूंगा। ऑफर क्या है, कुछ ना करने के लिए, भाई केस मत कर, मैं चुका दूंगा, थोड़ा समय और दे दे। हो जाता है भाई बिजनेस में, ठीक है ना, कि भाई बिजनेस में क्रेडिट पे सामान दिया, उधारी नहीं चुकाई, दुकानदार ने धमकी दे दी, भाई अगर तू पैसा नहीं चुकाएगा तेरे ऊपर क्या करूंगा केस। वो कह रहा है भाई क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहा है, 10 दिन और दे दे। तो वो कह रहा है मेरे ऊपर केस मत कर, मैं पैसा चुकाऊंगा। कि कौन सा ऑफर दे रहा है, कुछ ना कर दे, केस ना करने का, नॉट टू फाइल। तो जज ने बोला ये नेगेटिव ऑफर है, इट इज अ नेगेटिव एक्ट। सेम बात ये लिखी है, वो कह रहा है भाई आई विल नॉट फाइल द स्यू अगेंस्ट यू इन कोर्ट, अगर तूने मेरा पैसा टाइम पे लौटा दिया तो मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा। तो कैसा ऑफर है ये, नॉट टू डू समथिंग, कि मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 बातें, 2 लोग होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सामने वाला हाँ सीरियस होगा हाँ करने के लिए, और मियर स्टेटमेंट। चौथी बात, मियर स्टेटमेंट। मियर बाबू, मियर का मतलब क्या होता है, मियर का मतलब क्या होता है, ओनली। कभी तुम्हें लगे क्या बोल रहे हो भाई, मियर नहीं मेरे बोल लेते सर, लड़ने लगो घर जाके। MERE मतलब ओनली। तो इंग्लिश वाली मैम ओनली बोलती है, हम लॉ में क्या बोलते हैं, मियर, MERE, मियर मतलब ओनली। तो मियर स्टेटमेंट, मियर स्टेटमेंट कभी भी ऑफर नहीं हो सकती। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, यस सर मत बोलो, बोलो मजा आ गया सर। ठीक है, आज तो पता लगा लॉ की गहराई क्या होती है, अब तुम समझ गए। हाँ, अब ये डर रहा कह रहा आगे और भी आएंगे। अब तुम समझ गए इंटर फाइनल में क्या होने वाला है। तो फाउंडेशन तो बच्चा है, इंटर फाइनल में क्यों लॉ ही लॉ है, 6 में से 4 लॉ, फाइनल में भी 8 में से 4 5 लॉ। समझ गए ना, क्योंकि हमारा काम ही यही है भाई। अब चलो आसान चीजों पे चलते हैं, घबराओ मत। अब जो टेक्निकल बात थी ना वो मैं तुम्हें समझा दी, पूरा टाइम लगा के, आधा पौन घंटा पूरा लगा के। अब तुम समझ चुके हो कि सर अगर क्वेश्चन आ गया तो हम उसे कैसे इंटरप्रिटेट करना है। अब आती बात सर टाइप्स ऑफ ऑफर, बहुत ही तुच्छ सा एकदम कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ ऑफर। कोई भी ऑफर मैंने बोल के किया वो क्या होगा, कोई भी ऑफर मैंने लिख के किया वो क्या होगा। बच्चन साहब ने तुम्हारा सामान उठा लिया वो क्या हुआ,
शू पॉलिश वाले ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए, ऑटो वाला तुम्हारा रुक गया, इंप्लाइड ऑफर। तो जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगली खतरनाक बात, आज से कई साल पहले एक न्यूज़पेपर में ये छपा जो मैं तुम्हारे किताब में छाप के लाया हूं। 100 साल से पुरानी बात है। 100 साल पहले न्यूज छपी, कोरोना जैसी बीमारी थी 100 साल पहले। तो कोरोना जैसी बीमारी, मान लो कोरोना जैसी बीमारी कोरोना ही थी, तो 100 साल पहले एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल। इसने इस न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी पर्सन, एनी पर्सन जो हमारी दवाई लेगा, जो हमारी दवाई खाएगा, उसको कोरोना नहीं हो सकता। ऐसी वैक्सीन तो हमने लगवाई थी ना, वैक्सीन तुमने लगवाई थी, लगवाई थी, लगी थी तुम्हारी भी। हाँ, तो जो भी भाई दवाई लेगा उसको कोरोना नहीं होगा। अब ये बात पढ़ी कार्बोलिक स्मोक बॉल की इन आंटी जी ने। इन आंटी जी का नाम था कार्लिल। क्या नाम था? कार्लिल आंटी ने ये बात पढ़ी, आंटी को बहुत बढ़िया लगी। आंटी ने बोला यार दवाई खा के कोरोना नहीं होगा, इससे बढ़िया बात क्या है। आंटी ने पूरी की पूरी दवाइयां शॉप, मेडिकल शॉप से परचेज करी। फिर जैसा जैसा लिखा था, जैसा जैसा कि भाई खाने के बाद लेनी है, सोने से पहले लेनी है, सोने के बाद लेनी है, उठने से पहले लेनी है, पूरा प्रोसेस करते थे। जज ने पूछा सोने के बाद कैसे लेती थी, अपने घर वालों कहती थी मुंह खोल के डाल दो। सोने के बाद भी ड्रॉप लिए मैंने, जैसे बच्चे को नहीं करते, छोटे बच्चे को सोया पोलियो ड्रॉप पिला दी, सब कुछ वैसे किया। और आंटी को लगा अब तो कोरोना होगा नहीं। आंटी बिना मास्क के भीड़ में घुसे चले जा रही हैं, अट्टा मार्केट जा रही है, भीड़ में घुसे चले जा रही हैं। मेट्रो के लिए उनके लिए कोई, मेट्रो में उनको कोई डर नहीं। मेट्रो में लोग कह रहे हैं मास्क लगा के वहां खड़ी हो जाओ, वहां खड़ी हो जाओ। आंटी खांस मेरे मुंह पे, खांस मेरे मुंह पे। अब आंटी ने ऐसा पता क्यों किया? क्योंकि आंटी को पता था अगर मैं बीमार हो गई, दीदी सुनो इधर, सुननी थी बात। आंटी को पता था अगर मैं बीमार हो गई तो कितना इनाम मिलेगा? 100 यूरो का तो इनाम है भाई। 100 यूरो, 1 यूरो कितने का चल रहा है? 100 के आसपास चल रहा होगा ना। हाँ, मान लो 100 का मोटा मोटी, तो मतलब एक तरीके से 10,000 रुपये तो आज की कीमत हो गई। और 100 यूरो 100 साल पहले मतलब समझो लाखों करोड़ों की कीमत के बराबर थे, है ना, 100 साल पहले। तो अब आंटी को लगा कि जब 100 यूरो का इनाम मिल रहा है तो लो पंगा। फिर आंटी ने एक चीज का और लालच किया। इसमें लिखा था कि 1,000 यूरो डिपॉजिट करे गए हैं कि अगर जो बंदा बीमार होगा उसका इलाज भी हम कराएंगे। आंटी ने कहा भाई ये तो हिंदुस्तानी कहावत होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। आम भी खा रहे, गुठली के पैसे मिल रहे, है ना, यानी रिवॉर्ड भी मिलेगा और इलाज का पैसा। अब जब आंटी इतना एग्रेसिव हो ही रही है, मुंह पे खांस, मुंह पे खांस, तो किसी ने खांस दिया। क्या हुआ फिर? आंटी को कोरोना हो गया। लेकिन किस्मत ये अच्छी थी आंटी की, आंटी जिंदा बच गई। जिंदा बचने के बाद तो केस करोगे। और आंटी जी के कोरोना होने के बाद आंटी ने स्यू कर दिया कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को, और ये बोला कि इन्होंने कहा था कि 100 यूरो भी मिलेंगे और इलाज का पैसा भी यही भरेंगे। तो जज साहब ये अब ना मुझे 100 यूरो दे रहे, ना मुझे इलाज का पैसा दे रहे, मैं आपसे चाहती हूं आप फैसला करो। अभी रुक जाओ, फैसला करने से पहले मुझे पता तुम फैसला करने वाले हो। उसका फैसला करने से पहले जो डिफेंडेंट है उसकी तो सुन लो। ये थोड़ी कि आंटी ने बोल दिया सच बोल दिया। जज साहब ने बोला वो डिफेंडेंट समझते हो ना, डिफेंडेंट कौन और प्लेंटिफ कौन केस करता है। डिफेंडेंट कौन हुआ इस केस में? कार्बोलिक स्मोक बॉल ने बहुत ही खतरनाक बात बोली, है ना, जिससे भाई आंटी बहुत परेशान हो रही है। जज भी कह रहा भाई क्या बात बोली। कार्बोलिक स्मोक बॉल ने बोला हम आंटी को पैसे भी दे देंगे, हम आंटी के इलाज का भी, हॉस्पिटल का बिल भी भर देंगे, लेकिन ये बताओ ये भरेंगे तो जब जब हमने इनके साथ कांटेक्ट किया हो। दिखाइयो, दिखा कहां किया तेरे साथ कांटेक्ट, कहां लिखा है कार्लिल, इस पूरे पर्चे पे कहां लिखा है कार्लिल? बोलियो जरा कहां लिखा है कार्लिल? तेरे साथ कांटेक्ट किया क्या हमने?
नहीं, मुझे इतना इम्प्लाइड नहीं है, इतना तो मुझे पता है, तुम समझ गए। बस भावनाएं शब्द नहीं निकल पा रही, भावनाओं में शब्द नहीं बना पा रहे तुम। अच्छा इतना तो बता दो, चलो छोड़ो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बता दो, इतना तो बता दोगे कार्लिल आंटी जीतेंगी कंपनी जीतेगी? आंटी जीतेंगी। क्यों जीतेंगी? यानी कि हमने ऐसा ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, द क्लासिकल एग्जांपल इज रिवॉर्ड। यानी कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। अब जज कह रहा है फैसला, और सुन लो, जज ने बोला भाई इस शब्द को इंटरप्रिटेट कर दो, बात खत्म, क्योंकि फैसला इन्हीं दो शब्द से होगा। जब कार्बोलिक स्मोक बॉल ने अपने इश्तिहार में ये लिखा, अपने एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर में लिखा एनी पर्सन हु टेक द मेडिसिन, तो ये बताओ एनी पर्सन कार्बोलिक स्मोक बॉल कह रही है, कौन नहीं है? कार्लिल नहीं है। तो जज साहब ने बोला फिर एनी पर्सन का नाम बता। कार्लिल नहीं है तो पीटर होगा, पीटर नहीं है तो बाल्फर होगा, कोई तो होगा। तो उस एनी पर्सन का नाम बताना फिर, तो जिसको कह रहा है कि तू दवाई खाएगा तो तुझे कोरोना नहीं होगा। अब यहां कार्बोलिक स्मोक बॉल वाले कुछ अपनी दलील नहीं दे पाए, ठीक है। तो जज ने बोला एनी पर्सन को कैसे इंटरप्रिटेट करूं? एनी पर्सन मतलब कोई भी, एनी पर्सन मतलब, और कोई भी इंग्लैंड का, इंग्लैंड में ये इश्तिहार छपा था, तो इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति। अब बता, कार्लिल आंटी आधार कार्ड है तुम्हारे पास, तो कार्लिल आंटी ने कहां का आधार कार्ड दिखा दिया। अब कोई भी में आंटी आ गई नहीं आ गई? जब तुमने पूरे इंग्लैंड में इश्तिहार छपवाया कि एनी पर्सन हु हैज टेक द मेडिसिन, हम पैसा देंगे, तो इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति उसे क्या करेगा? एनी पर्सन में आ गया, तो एनी पर्सन में कार्लिल हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि कार्लिल भी क्या थी? इंग्लैंड की नागरिक थी। तो ये क्यों नहीं हुई भाई? तो कार्बोलिक स्मोक वाला इसमें भी कुछ नहीं बोल पाए। तो जज ने बोला आज के बाद ये याद रखेंगे, अगर कोई भी बंदा इस तरीके से इश्तिहार छपवाकर, एड छपवाकर बोल देता है एनी पर्सन, तो भले ही ये ऑफर, मजाक नहीं, भले ही ये ऑफर किसी को ना दिया गया हो, लेकिन फिर भी हम इस ऑफर को वैलिड मानेंगे, क्योंकि आज के बाद हम इसको नाम देंगे जनरल ऑफर। क्या नाम देंगे बाबू? दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर। एक ऐसा ऑफर जो जनरली कोई भी एक्सेप्ट, जनरल वर्ड इसलिए डाला गया कि जनरली कोई भी इसे पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर इज वैलिड ऑफर इफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज डूइंग एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन। और कार्लिल आंटी इसमें बहुत होशियार थी, उनके पता नहीं क्या दिमाग में था, उन्होंने इस केस में जितनी भी दवाई खाई उनके बिल रख रखे थे कि सर मैंने दवाइयां ली हैं तो बिल, है ना। और अगर वैसे तो उस टाइम पे होता नहीं था, तो कार्लिल आंटी ने शायद अपनी दिल्ली में ये भी बोल दिया हो कि अगर आपको ये शक है मैंने नहीं खाई दवाई, तो मेरे खून की जांच करा लो भाई, ब्लड टेस्ट करा लो मेरा, मैंने इनकी दवाई खाई है। अब जज कह रहे एक पर्सन ने हजारों रुपए की दवाइयों के बिल ले लिए, उस केमिस्ट की भी गवाही दिलवा दी कि हाँ मुझसे लेके गई थी। अब इससे ज्यादा तुम झूठा थोड़ी साबित कर दोगे यार किसी को। तो जज ने बोला देखो कार्लिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि वो झूठ बोल रही है, उसने दवाइयां ली भी है और खाई भी है, और बीमारी हो गई है, ये हॉस्पिटल के, है ना, सर्टिफिकेट से पता लग रहा है। 100 यूरो भी मिलेंगे और हॉस्पिटल का कार्लिल जीत रही। कार्लिल आंटी की आत्मा आज भी स्वर्ग में नाच रही है, लेकिन बाल्फर आंटी को हमें सॉरी कहना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी के पहले 2 केस, दोनों में ही आंटी आई, लेकिन एक जीती और एक, समझ गए, एक इसलिए हारी कि वो जर्नल ऑफर, वो सोशल ऑफर था, एक इसलिए जीती जनरल ऑफर है। केस समझ में आया? इस केस का नाम हुआ इसलिए कार्बोलिक स्मोक बॉल वर्सेस कार्लिल, कार्बोलिक स्मोक बॉल वर्सेस कार्लिल, या सॉरी कार्लिल वर्सेस, क्योंकि कार्लिल ने केस किया ना। तो जर्नली क्या होता है, जो केस करता है उसका नाम पहले आता है और जिसके ऊपर होता है उसका नाम बाद में आता है। तो कार्लिल वर्सेस, तो पहली इंटरप्रिटेशन आ गई। तो ये हुआ हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 सुनेंगे जनरल ऑफर का ही। एक भाई सेठ जी, उनका सेठ जी बेचारे बहुत परेशान, उनका बालक हो गया सेम। अब बालक हो गया तो उन्होंने भी एक प्रिंटेड फॉर्म निकाला और प्रिंट पे लिख दिया गुमशुदा की तलाश, और लिख दिया जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 1 करोड़ का इनाम। एक हमारे बूढ़े से रामू काका,
बहुत ही मेहनत करके, है ना, बच्चे को ढूंढ के लाए, ठीक है। और छोटे से बालक को कहां ले रखा था? गोद में ले रखा था। एक हाथ में बालक और एक हाथ में पर्चा। बालक ऐसे, इसकी गर्दन दबा दूंगा। सेठ जी कह रहे ओ भाई इकलौता बालक है, मैंने गर्दन मत दबा दी उसकी। तो सेठ जी ये क्या छप्पा रखे हैं? गुमशुदा की तलाश, कितने रुपए लिख रहे हैं? एक हाथ लो एक हाथ दो। सेठ जी भी वही बोले जो कार्बोलिक स्मोक बॉल बोली, एक हाथ दो एक हाथ लो नहीं, तेरा नाम थोड़ी लिखा है इसमें। अब ये हमारे रामू काका कह रहे हैं नाम नहीं लिखा, तो तुमने इसमें क्या लिख रखा है? कोई भी। रामू काका ने हल्की किसी गर्दन दबा दी बालक की, बालक रोने लगा, पापा सांस नहीं आ रही। बात कहां तक चली गई? कोर्ट तक। कोर्ट का फैसला वही जो जज ने बोला, भाई जब तुम ये लिखते हो किसी भी पर्चे के ऊपर एनी पर्सन हु फाउंड द सन, तो एनी पर्सन में कोई भी हो सकता है। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकली कि रामू काका को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? नहीं, एक तो ये बात प्रूफ कर दी रामू काका ने कि मैंने बिल्कुल वैसी काम किया जैसा लिखा है। एक बात और प्रूफ करनी पड़ेगी, वो ये कि जो बंदा ढूंढ के आया है, जो बंदा ढूंढ के लाया, उसे इनाम का पता होना चाहिए, है ना। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या निकली इस केस से? द पर्सन जिसने काम किया है वो न्यू द, तो जज ने कहा एक जर्नल ऑफर तभी वैलिड होगा जब एक बंदा दो बातें कोर्ट में प्रूफ कर दे। पहली बात, मैंने काम किया जैसा तुमने पर्चे पे लिखा था और मुझे उसके इनाम के बारे में, ये दोनों बातें अगर तुम्हें पहले से पता है तो तुम्हें इनाम मिल के रहेगा, चाहे तुम्हारा नाम उस पर्चे पे ना लिखा हो तो भी तुम्हें इनाम मिलेगा। पहला केस कौन सा था? कार्लिल वर्सेस, और रामू काका वाला केस हुआ हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। कौन सा हुआ वो? हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले अब ये तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? केस स्टडी आएगी। अब केस में कार्लिल और कार्बोलिक स्मोक बॉल नहीं होगा। केस में लिखा होगा कि मिस्टर एक्स थे, उन्होंने देखा कि अगर ये दवाई खा ली जाए तो उनकी ये बीमारी, मान लो कि मिस्टर एक्स थे, उन्हें कोई स्किन की बीमारी थी, टीबी की बीमारी थी, खांसी की बीमारी थी, उन्होंने बोला कोई भी दवाई ऐसे ऐसे से खाएगा तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और अगर एक साल में ठीक ना हो तो 100 यूरो ले लेना, बीमार हॉस्पिटल के बिल भी ले लेना। समझ गए केस? इस तरह से तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि कार्लिल में ये हुआ था और मुझे ये बताया जा रहा है केस में। फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा ये तो कार्लिल वर्सेस जैसा, उससे साथ में अटैच करना पड़ेगा जैसे हमने पापा बेटे वाले केस में किया था। पहला केस, जनरल ऑफर तभी वैलिड होगा जब आपको ऑफर के बारे में, अब पढ़ के देखिए ऊपर क्या लिखा है। जनरल ऑफर इज द वन विच इज नॉट मेड टू द डेफिनेट पर्सन, जो एक पर्सन को नहीं दिया जाता। किसको दिया जाता है? इट इज वर्ल्ड, यानी पब्लिक इन जर्नल को ऑफर दिया जाता है। कौन एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, जो उसकी टर्म के हिसाब से काम करे। तो पहला केस लो हरभजन लाल वर्सेस, दूसरा केस लो, इसकी खास बात, यू हैव टू डन द वर्क अकॉर्डिंग टू, यानी कि सिर्फ दो बातें तुम्हें कोर्ट में प्रूफ करनी है। दो बातें, एक बात तुम्हें प्रूफ करनी है सर मुझे इनाम के बारे में, और मैंने बिल्कुल वैसी काम किया जैसे जर्नल ऑफर में लिखा गया था। ठीक है, और फिर एग्जाम में क्या लिख के आ जाना है? इट वॉज हेल्ड दैट शी वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट बिकॉज शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर बाय फुलफिलिंग द। अब भाई इस लाइन को जी के पीएल कर लेना है जब हम
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लिखेंगे एग्जाम। तो तुम्हें बताना है कि उसने प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन की तरह से काम किया था तो उसको रिवॉर्ड मिला। समझ गए? तो जीवन में कितने केस हो गए अब? बाल्फर वर्सेस बाल्फर और, है ना? तो देखो अब हमें आज तुम्हारे जीवन में एक काम और जुड़े। अच्छा, आज के लीगल वर्ड लिख लिए। MERE मतलब ओनली, एब्सटेन्स मतलब मना करना, सिग्निफाइज मतलब टू टेल, सिग्निफाइज टू टेल बताना या कहना, सिग्निफाइज। ठीक है? अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, हर चैप्टर में एक पेज तुम्हें दोस्त ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसा। जैसे हमने शुरू किया चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने लिखा बाल्फर वर्सेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम एग्जाम में पूरा लिखोगे, स्पेलिंग गलत मत कर देना, नंबर करते हैं। इसमें क्या लिख देंगे हम? हाँ, सोशल एग्रीमेंट्स आर रीजन पार्टी डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। मैंने एक लाइन में इसका रिजल्ट डिसीजन लिख दिया। फिर मैं चैप्टर नंबर 2 में आया, तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आज 2 केस पढ़े, तो मैंने लिखा हरभजन लाल वर्सेस, फिर यहां क्या लिखा? जर्नल ऑफर। फिर क्या लिखा? जर्नल ऑफर वैलिड होंगे इफ ऑफरी, यानी कि जिसने ऑफर लिया है, ऑफरी न्यू अबाउट द, फिर मैं लिखूंगा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये भी किसका है? जर्नल ऑफर का। ये भी वैलिड होगा इफ ऑफरी डन द वर्क एज पर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास सारे केस लॉ और उसका डिसीजन आ जाएगा। मतलब तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम से एक दिन पहले कि इस चैप्टर में ये केस लॉ थे और ये डिसीजन था, है ना? तो ये हमें, जैसे तुमने चैप्टर नंबर 1 बना लिया, अब तुम इसको क्या कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम समरी खुद बनाओगे तो बैठ, हालांकि हर चैप्टर की समरी मैं दे दूंगा, मेरे पास सारे चैप्टर की समरी है, सारे एक्ट की समरी है, लेकिन अगर तुम खुद बनाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जब तुमने चैप्टर नंबर 2 की समरी देखी तो जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 की समरी बनाई उसने मान लो इनमें से एक केस नहीं लिखा, उसे लगा यार कार्बोलिक वाला ठीक है, बाकी तो मेरे को याद आ जाएगा। लेकिन भाई मुझे अपने पे भरोसा है कि नहीं, मुझे तो खुद जानना है ना, तो मैं लिख रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है? तो हम ये बातें समरी में और जो तुम क्लास में रजिस्टर आते हो उसमें नोट कर सकते हैं। पर्पज ये कि वो रिकॉल होना चाहिए ताकि तुम्हें एग्जाम में याद आए, रिकॉल होना चाहिए, पर्पज ये। जितनी बार वो केस लॉ रिकॉल होंगे, जितनी बार वो सेक्शन रिकॉल होंगे, वो तुम्हें जीवन में नहीं भूलेंगे। अब हट याद है क्यों? क्योंकि हम उसे हर बार क्या कर लेते हैं? रिकॉल कर लेते हैं। आई जे बच्चा खाता है, इसलिए सेक्शन, तो ये तुम्हें इसलिए याद है क्योंकि हम इसे रिकॉल यानी कि रिपीटेशन करते हैं, है ना? अच्छा अगला बताओ, 2J की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी इसे कई बार दोहराया और आज भी इसे, इसलिए तुम्हें याद है। अब तुम इस डेफिनेशन को 1-1.5 महीने मत पढ़ना, भूल जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है, इसका मतलब ये है कि हम उसको रिपीट करने में कमजोर है। तो कोई भी टॉपर इसलिए टॉपर नहीं है कि उसका दिमाग तेज है, कोई भी टॉपर इसलिए टॉपर है क्योंकि उसने उस बच्चे की वीडियो दिखाई थी ना, 4 बार रिवाइज किया था उसे, और सबसे ज्यादा टाइम वो किसको देता था? क्योंकि उसे पता है ना इसी सब्जेक्ट को टाइम देना है, और उसे पता है मैं अकाउंट सी को कर लूंगा, मैथ, क्योंकि ये अकाउंट को मैथ कहां थी उसके पास? 12th में थी। वो कह रहा है जो मैं चीज 11-12 से सीखता आ रहा हूं उसमें मुझे तो कोई डर नहीं है, मुझे तो कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूंगा। मसला क्या है? क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहा हूं, इसके शब्दों को पहली बार जान रहा हूं, तो इसलिए क्या करता था वो, ज्यादा टाइम किसको दिया? यही हमें करना है, यही इंटर में भी करना है। ज्यादा टाइम किसको देना है? अकाउंट्स तो हो जाती है। अब सर 2 केस पढ़ लिए, जनरल ऑफर हो गया। अगली आसान बात, क्रॉस ऑफर, ओ सॉरी स्पेसिफिक ऑफर।
अगर कोई ऑफर किसी बंदे को मिले जैसे रानी को, तो सलमान खान अगर रानी को ऑफर दे रहे तो ये ऑफर क्या होगा? अच्छा, अगर मैं पूरे ग्रुप को ऑफर दूं तो ये स्पेसिफिक होगा, जनरल होगा? आईसीआई कहता है ये ऑफर निकाला सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए, तो ये जनरल है स्पेसिफिक है? तो जज ने बोला ग्रुप ऑफ पर्सन भी किसमें आते हैं, तो ग्रुप ऑफ पर्सन को जनरल मत मांग लेना। जनरल का मतलब होता है पूरी दुनिया, और ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोगों का समूह यानी ग्रुप, तो वो भी क्या होगा सर? स्पेसिफिक होगा। बोलो, समझ आ गई बात? अब सर ये बताओ, कभी मम्मी के साथ सामान लेने गए हो? गए तो होंगे, सबकी मम्मी अपनी खतरनाक। जब तक दुकानदार ये ना बोल दे बहन जी मैं दुकान बंद करके जा रहा हूं, आप बैठ जाओ गल्ले पे, है ना, तब तक मम्मी को चैन ना है। तो भाई एक दिन मम्मी के साथ मैं गया सामान लेने, बचपन की बात है। अब माता जी कहने लगी तेरे पे सामान लेना नहीं आएगा, मैं जाऊंगी लेने। मम्मी आप चलोगी? अब मुझे तुमने पैसे में ले आऊंगा। मम्मी ने कहा नहीं। फिर भाई एक दुकान पे हम पहुंचे, दुकान पे सेठ जी बैठे हैं दुकान के काउंटर पर, और सुबह सुबह का टाइम था। तो पता है यूपी की भाषा में एक वर्ड चलता है सुबह सुबह के टाइम पर, बोनी। बोनी समझते हैं ना? बोनी मतलब पहला ग्राहक और पहली सेल, द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड बोनी। अब भैया माता जी पहुंची दुकान पे, माता जी ने एक सामान उठाया और माता जी ने उसे ऑफर दिया, है ना, या माता जी ने उससे पूछा कि तू मुझे कितने का देगा। भाई पहला ये तो पूछते भैया कितने का दोगे सामान, प्राइस पूछा। दुकानदार ने बोला माता जी ये सामान मुझसे ले लो 1000 रुपए का। आप मुझसे कितने का ले लो? मम्मी माता जी 1000 रुपए का सामान खरीद लो। तो माता जी को ऑफर मिला कितने रुपए का? तो दुकानदार कौन हो गया? ऑफर देने वाला, और ऑफर देने वाले को बोलते हैं ऑफरर। ऑफरर। मम्मी जी क्या हो गई? ऑफर प्राप्त करने वाली, तो मम्मी जी हो गई ऑफरी। यहां तक बिल्कुल सीन बहुत बढ़िया था। दुकानदार ने बोला बहन जी सामान 1000 का दूंगा खरीद लो, बोनी का टाइम है 1000 का दूंगा खरीद लो। मम्मी ने बोला 50 रुपए। 50 में देगा? मैं मम्मी की शक्ल देख रहा हूं, दुकानदार की शक्ल। मैं मम्मी ने कहा ऐसी सीखेगा तू? इंडिया में अगर सामान खरीदना है तो ऐसी सीखेगा। इससे क्या हुआ भाई? 50 बोलते क्या हुआ? दुकान पे कुछ हुआ नहीं हुआ मतलब नहीं है भाई। लॉ में बहुत खतरनाक गेम हो गया। मम्मी जो ऑफरी थी, मम्मी ऑफरर बन गई, और दुकानदार जो ऑफरर था वो ऑफरी बन गया। मतलब वो वाला मीम चल गया, एकदम से एक ही सेकंड में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मतलब जो बेचने वाला था, जो कहता इतने में दूंगा, एक्चुअली में उसको ही ऑफर दे दिया मम्मी ने। फिर वो कह रहे बहन जी देखो मजाक का टाइम मत करो, बोनी का टाइम है ना, चलो आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो बोनी का टाइम है, मैं चाहता नहीं पहला ग्राहक दुकान से लौट जाए, 900 में ले लो। 900 में खरीदोगी बहन जी? बता दो बात। जैसे उसने 900 बोले फिर हालात बदल गए। अब दुकानदार क्या बन गया और माता जी क्या बन गई? ऑफरी। ठीक है। मम्मी ने बोला फालतू मत बोल, 51 रुपए। जैसे 51 हुआ मम्मी क्या बन गई? और दुकानदार भी कह रहा है बहन जी बिल्कुल ही आप ऐसी बात कर रहे हो, आपको पता मजाक कर में ऐसी बात करे तो भी आप ऐसी बात कर रहे हो, चलो ना आपकी ना मेरी 700 बोलते वो क्या बन गया? और ये क्या बन गई? मम्मी ने बोला फाइनल 52 रुपए। मम्मी ने क्या बोला? फाइनल 52 रुपए। इमोशनल मत कर, बोनी बोल बोल के 52 बोलते मम्मी क्या बन गई? और ये क्या बन गया? अब दुकानदार भी आखिरकार
रोते रोते बोला बहन जी देखो इसके बाद मैं बात ही नहीं करूंगा, आज की बोनी खराब तो खराब, फाइनल ऑफर है 500 रुपए। अब आपको भी पता है ये मेरा फाइनल ऑफर है, इसके बाद आप कुछ भी बोलोगे, आप थैला उठाना चली जाना। मम्मी क्या बन गई? मम्मी बोली अब आए ना लाइन पे है, यहां तूने ये नाटक कर दिया मेरे साथ, पहले नहीं बोलते था 500 रुपए, 1000 बोल रहा था है, अब 1000 से चलते चलते कहां पे आ गए तुम? 500 पे आ गए। ठीक है, सुनते लो, 500 पे आ गए। और 1000 से 500 तक के सफर में कई बार मैंने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, ऑफरर से ऑफरी, फिर ऑफरी से ऑफरर, फिर ऑफरी, फिर ऑफरर, फिर ऑफरी, ऑफर ऑफर। तो जज ने बोला कि जब भी आप कोई बंदा किसी को ऑफर देगा और सामने वाला बंदा उस ऑफर को क्या कर देगा, होश में सुनना, सामने वाला बंदा उस ऑफर को हाँ नहीं कर रहा, चेंज कर देगा, हालात बदल देगा, तो ऐसे ऑफर को नाम दिया जाएगा, नहीं वो तो दिखाया था ताकि जानबूझ के तुम्हें समझा सकूं बात, काउंटर ऑफर। क्या बोला जाएगा भाई? मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने क्या किया? काउंटर। फिर मम्मी ने 50 का बोला, दुकानदार ने काउंटर का, काउंटर मतलब, काउंटर मतलब, काउंटर मतलब वहां से रिवर्ट में कुछ चीज आ गई, वो कितने की आई? तो ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर। फिर 51 का क्या हो गया? काउंटर। ऐसे 50 भी क्या हो गया? अब 50 पे जाके मम्मी ने हाँ कर दी। तो एक्चुअली में बताओ रियल ऑफर और रियल ऑफरी कौन? नहीं, दुकानदार ने फाइनल अमाउंट कितना बोला और मम्मी ने फाइनल अमाउंट क्या कर दिया? यस, यानी दुकानदार बना फाइनली ऑफरर और माताजी बनी फाइनली ऑफरी। तो जब तक कोई बिल्कुल एंड में जाके हाँ या ना कर दे तब तक सारी ट्रांजैक्शंस को काउंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटर अगर कोई कर रहा है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होगा? नहीं, काउंटर ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं हो। काउंटर ऑफर में तो तुमने क्या किया है? सामने वाले को नया ऑफर दे दिया। ठीक है, अगली बात, जब मम्मी ने 50 का काउंटर ऑफर दिया, उसमें सुनना है बात, जब मम्मी ने 50 का ऑफर काउंटर दिया तो 1000 के ऑफर को क्या हुआ? 1000 के ऑफर को काउंटर करके 50 बोला, 1000 के ऑफर का क्या हुआ? 1000 का ऑफर लैप्स, यानी कि वॉइड। तो ये 1000 रुपए क्या हो गए? लैप्स। फिर मम्मी ने 50 का काउंटर दिया तो दुकानदार ने बोला कि नहीं नहीं बहन जी, नहीं ऐसे नहीं चल सकता, 900 की बात करते हैं। जैसे ही दुकानदार ने 900 दिए, 50 क्या हो गए? 50 का ऑफर लैप्स। फिर मम्मी ने 51 का दिया तो 900 का ऑफर लैप्स। फिर उसने 700 का दिया तो 51 का ऑफर लैप्स। ऐसे करते करते जब फाइनली दुकानदार ने 500 का ऑफर दिया तो मम्मी का जो 52 का ऑफर था माताजी का, वो क्या हो गया? यानी ईच काउंटर ऑफर मेक्स द प्रीवियस ऑफर वॉइड या लैप्स। क्या वर्ड लिखोगे? ईच काउंटर मेक्स प्रीवियस ऑफर लैप्स। हर एक काउंटर ऑफर पिछले वाले ट्रांजैक्शन को खत्म कर देता है, क्योंकि अब वो नया ऑफर जन्म हो जाता है और नए ऑफर जन्म में नया ऑफर और नया ऑफरी की तरह मान के उसको कंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अब जब ऑफर जो 500 रुपए में कंक्लूड हुआ, जिसमें दुकानदार ऑफर था, दुकान और माताजी ऑफरी थी, इसके चक्कर में जितने भी काउंटर ऑफर थे वो ऑटोमेटिक क्या हो गए? लैप्स हो गए। तो काउंटर ऑफर इज द ऑफर इन विच ओरिजिनल ऑफर्स आर लैप्स, जिसमें सारे ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाते हैं? काउंटर, समझिए ना, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। तो कैसे याद करेंगे इस डायलॉग को? काउंटर ऑफर क्या होता है बाबू? ऑफर के ऊपर एक और ऑफर दे दिया तो आपने क्या कर दिया? काउंटर कर दिया। ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। समझ गए भाई काउंटर ऑफर? अब देखना क्या लिखा है। जब काउंटर किया मम्मी ने कि भाई, माताजी ने बोला 50 रुपए का खरीदूंगी, उसने कितने बोले थे? 1000 को किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो जज ने बोला ओरिजिनल जो ऑफर 1000 रुपए का था, ओरिजिनल ऑफर जो 1000 रुपए का था, माताजी आपने इस ओरिजिनल ऑफर को क्या कर दिया? लैप्स। अब इसको लैप्स करने के कुछ टेक्निकल वर्ड दिए लीगल जज ने। जज ने बोला
हम इसे लैप्स इसलिए मानते हैं, हम इसे बाबू लैप्स इसलिए मानते हैं क्योंकि आपने ओरिजिनल ऑफर में चेंज किया है, उस चेंज को जज ने बोला क्वालिफिकेशन डाली है। आपने ओरिजिनल ऑफर में क्या डाल दिया? क्वालिफिकेशन। आपने ओरिजिनल ऑफर में क्या डाल दिया? आपने ओरिजिनल ऑफर में क्या डाल दिया? यानी कि क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और वेरिएशन मींस चेंज, मेड चेंज इन द ओरिजिनल ऑफर। अब एग्जाम में चेंज लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इन 3 शब्दों को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो लीगल वर्ड में जाओ, लीगल वर्ड में इंग्लिश वाले कॉलम में लिखो चेंज और ब्रैकेट में लिखो हिंदी में बदलाव करना, है ना। हिंदी में लिखो बदलाव करना, इंग्लिश में लिखो चेंज। किसी भी चीज में अगर आप चेंज कर देते हैं, किसी भी चीज में अगर आप चेंज कर देते हैं तो जज उसे चेंज नाम नहीं देता, जज उसे नाम देता है क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन या वेरिएशन। क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन या वेरिएशन। क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन मींस चेंज इन द ओरिजिनल ऑफर। एग्जाम्पल ठीक लिखा है? क्या लिखा है? विल यू परचेज माई कार। बी ने क्या रिप्लाई किया? भाई मैं खरीदूंगा पर कितने रुपए में? तो बी ने ए को क्या दे दिया? जिसकी, इसका मतलब उसने ए के ऑफर में क्वालिफिकेशन डाल दी, उसने ए के ऑफर में मॉडिफिकेशन डाल दी, उसने ए के ऑफर में वेरिएशन डाल दी। तो मुझे एग्जाम में लिखना पड़ेगा बी मेड द क्वालिफिकेशन इन ए ऑफर या बी मेड द मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द एज ऑफर, देयरफॉर दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर अभी एक्सेप्ट, अब ए एक्सेप्ट करेगा। अगर ए को 75 में बेचनी होगी तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं बेचनी होगी तो वो मना कर देगा। अब एक्चुअली में जो पहले ए ऑफर था वो क्या बन गया है? ऑफर ही बन गया। अब वो हाँ करे या ना करे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। ठीक है। अब एक चीज भाई तुमने और देखी है, कई बार दो बूढ़े बूढ़े से व्यक्ति आपस में मिलते हैं, है ना, और एक दूसरे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तुम्हारी लड़की क्या कर रही है। ये सब बातचीत करने के बाद उनमें से एक व्यक्ति ये बोलता है, भाई दोस्त मैं चाहता हूं, बहुत बढ़िया, ये दीदी बहुत बढ़िया निकली, लेवल मैच कर लिया इन्हें बिल्कुल मेरे साथ, है ना, आओ दोस्ती। भाई जज ने, मैंने कहा जज साहब ये तो हमारे इंडिया में होता रहता है, आओ दोस्ती रिश्तेदारी बदले। अब जब ये डायलॉग मारा दोस्ती रिश्तेदारी में बदले, तो इसके कहने का सेंस क्या होता है? अंकल अंकल आपस में तो नहीं कर रहे ना, क्या कि नहीं बात? आओ दोस्ती रिश्तेदारी में बदले। भाई आज के टाइम में भी नॉर्मल नहीं है, अजीब सी बातें कर रहा है, कह रहा है आज के टाइम में नॉर्मल। ऐसे कैसे नॉर्मल है भाई? इंडिया में तो कतई नहीं है। ये सीए करके अमेरिका जाएगा मुझे लग रहा है, इसके हालात सही नहीं है। आओ दोस्ती से बदले, तो किसके बारे में बात चल रही है? इसलिए जज ने देखा कि एक व्यक्ति ने बोला कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लड़की की शादी तेरे लड़के के साथ, आपके बेटे के साथ करूं। सेम बात वो बोला, रहे भाई तेरे मुंह में घी शक्कर, मैं भी यही बोलने वाला हूं कि मैं अपने बेटे की शादी तेरी लड़की से करना चाहता हूं। अब दोनों ने बात सेम बोली है, नहीं बोली है? तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं बना? नहीं बना। यही तो तुम फंस गए। कॉन्ट्रैक्ट कहां बना? कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा जब कोई एक्सेप्ट तो करे। भैया मिस्टर एक्स ये बोल रहे हैं मैं अपनी लड़की की शादी तेरे लड़के से करना चाहता हूं, मिस्टर वाई ये बोल रहे हैं मैं अपने लड़के की शादी तेरी लड़की से करना चाहता हूं। अरे दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, किसी ने एक्सेप्ट कहां किया? और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर, तो एक्सेप्ट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाएगा, एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा? तो जज ने बोला जब दो लोग आपस में सेम बात एक दूसरे को बोल रहे हैं तो वहां एक्सेप्टेंस नहीं है, सिर्फ ऑफर एक दूसरे को बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर आर द ऑफर विच इज एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल। 100% बाबू आइडेंटिकल, है ना। मैं जो तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा, लॉ की फीस 10,000, इत्तेफाक से तुमने भी मुझे ऑफर दे दिया कि सर आप 10,000 रुपए में हमें लॉ पढ़ा दो। तो वी आर एक्सचेंजिंग द 100% आइडेंटिकल ऑफर। और आइडेंटिकल ऑफर में, क्रॉस ऑफर में अभी तक क्या नहीं हुआ? एक्सेप्टेंस नहीं हुई,
इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो एक्सेप्ट करेगा हाँ मैं तैयार हूं, वो ऑफर ही कहलाया जाएगा, और जिसकी बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है वो ऑफर कहलाया। देखो लिखी बात, वेयर टू पार्टी एक्सचेंज 100% आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ईच अदर ऑफर, एक दूसरे को ये पता ही नहीं कि वो एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं, तो क्रॉस ऑफर होता है। टू क्रॉस ऑफर कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, ये क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, रीजन क्योंकि अभी किसी ने हाँ नहीं बोली, सिर्फ दोनों ने यही बोला दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेंगे, लेकिन दोनों ने क्या नहीं बोला कि हाँ मैं चाहता हूं या मैं करने के लिए तैयार हूं। एग्जाम्पल देख लेना, जब वो बोल देंगे तैयार तुरंत हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जिसने हाँ बोल दी वो ऑफर ही हो जाएगा, जिसकी बात को हाँ बोला क्या वो ऑफर। लेकिन अभी तो वो क्रॉस ऑफर है ना, पढ़ो सेम है, डिट्टो वर्ड टू वर्ड सेम है ना, इसे क्या बोला गया, इसे क्या बोला गया क्रॉस, ठीक है ना, पहचान लोगे एग्जाम में, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। और आज का आखिरी ऑफर आता है दोस्तों स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यू ऑफर, नाम से पता लग रहा है, बताओ नाम से क्या पता लग रहा है, कोई ऑफर अगर कुछ समय तक ओपन रहे, आईसीआई तुम्हें स्टैंडिंग ऑफर देता है। अच्छा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया, आखिरी डेट क्या है, 1 मई है आखिरी दिन। अगर 1 मई तक कुछ दिन बच रहे हैं तो ये आईसीआई का क्या है स्टैंडिंग ऑफर, कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो इतने दिनों तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद ऐसी कंपनी जब शेयर इशू करती है उसे बोलती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें अकाउंट में तुम सब्सक्रिप्शन मनी, अलॉटमेंट मनी। तो जब हम किसी भी कंपनी को सब्सक्रिप्शन मनी देते हैं कि भाई हम तुम्हारे शेयर में सब्सक्राइब करना चाहता है, पैसा ले लो हमसे, तो एक्चुअली में उस सब्सक्रिप्शन मनी को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है आईपीओ। तो आईपीओ जो इंडिया में प्लेन सिंपल रूल है, सभी कंपनी, जो भी कंपनी जिंदगी में कभी भी आईपीओ निकालेगी तो प्रेजेंटली वो आईपीओ सिर्फ कितने दिन के लिए खुला होता है, 3 दिन के लिए ओपन होता है। 3 दिन में आपको सब्सक्रिप्शन मनी देकर आईपीओ में क्या कर लेना है, रजिस्टर करा लेना, अप्लाई कर लेना, शेयर अलॉट होंगे तो अगर आपको मिलेंगे तो प्रोराटा बेसिस पर आपको शेयर दे दिए जाएंगे, जो हम अकाउंट्स में करते हैं प्रोराटा बेसिस पर। अब आईपीओ जो कह रहे हैं कि भाई 3 दिन के लिए ओपन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे स्टैंडिंग ऑफर, है ना। इफ इट इज केप्ट ओपन फॉर पब्लिक फॉर अ सर्टेन, इट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। आईसीआई की किताब में देखोगे तो बस यही लिखा है, लेकिन इसको अंग्रेजों ने एक लेवल और आगे बढ़ाया, है ना, उसको समझते हैं, ठीक है। वो क्या है, अब जैसे ये भाई एक बार मैं एक जगह खाना खाने गया, उस खाने रेस्टोरेंट वाले का एक कॉमन सा रूल था कि थाली दे देंगे, पेट भर के खाओ, ठूस ठूस के खाओ, ऊंट की तरह पेट में भर के भी लेके जाओ घर, है ना। कितना खाओ हम क्या नहीं करेंगे, नहीं खाना वेस्ट नहीं, मना नहीं करेंगे, ठीक है। अब भाई तुम पहुंचे, तुमने एक रोटी खाई, 2-3 सब्जी ली, तुम्हें एक सब्जी और अच्छी लगी, तुमने कहा भैया ये वाली सब्जी एक कटोरी और ले आओ, मना कर देगा या एक्स्ट्रा पैसा लेगा, लेके आएगा नहीं लेके आएगा। फिर तुमने एक और रोटी खाई, है ना, फिर तुमने गुलाब जामुन खाया, तुमने कहा भैया गुलाब जामुन एक और लेके आओ गरम गरम, क्या मना कर देगा वो। फिर तुमने कढ़ाई पनीर खाया, बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी से लगा के, सर मुंह में पानी सटक लो, पहले पानी सटक लो, मुंह में पानी आएगा, सटक लो, कभी राल बाहर निकल जाए, क्या मना कर देगा वो। इसका मतलब जब भी आप उसको कोई सामान खाने पीने का मांगोगे, वो क्या करेगा, वो लाके ही देगा, वो मना नहीं कर सकता, राइट। तो इसका मतलब रेस्टोरेंट वाले ने बोला सर आपका जो भी ऑर्डर होगा ना, अब जब तक आप टेबल पे बैठे हो, आपका हर एक ऑर्डर जो होगा वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, वो हमारे लिए क्या बनेगा, एक्सेप्टेंस होगा। क्या होगा, यानी योर ऑर्डर इज इक्वल टू आर एक्सेप्टेंस। आपने बोला रोटी ला दे, तो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस, हमने ये माना कि आपने ऑफर दिया था कि भाई मुझे एक रोटी और दोगे, तो हमने क्या किया, हाँ हम आपको देंगे, तो आपका हर एक ऑर्डर हमारे लिए क्या बनेगा, एक्सेप्टेंस। तो सर जब भी आप खाना मंगाओ,
दाल सब्जी मंगाओ तो हमसे पूछना मत कि भैया जैसे मैंने आपकी थाली में 2 रोटी रख दी लेकिन आपको भी भूख लग रही है, तो हमसे ये मत पूछना कि सर भाई तुम मुझे 1 रोटी और दोगे। पूछना मत, क्या बोलना, भाई 1 रोटी ला दो। तो जैसे आप पूछोगे नहीं, ला दोगे, तो हम आपका ऑर्डर आपकी तरफ से ऑफर की तरह ट्रीट करेंगे और वो हमारी, और ये ऑफर ओपन रहेगा जब तक आप टेबल पे बैठे हो। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन ऑफर। या अब इसी बात को ले लेते हैं किस पर, एक सीमेंट कंपनी के ऊपर। भाई एक हाईवे बन रहा है, हाईवे बनने में लगेंगे मान लो 2 साल, अंबुजा सीमेंट है ना, पिताजी ने बोला घर एक ही बार बनता है इसलिए मैंने लगाया अंबुजा सीमेंट। आगे में ऐड याद, अंबुजा सीमेंट वाले कह रहे हैं 2 साल। भाई 1 मिनट रुक जाओ, स्टेशन नहीं आया अभी, ये बैग पैक करके ट्रेन के गेट पे खड़े हो जाते हैं, ये वो यात्री हैं। सुन नहीं रहे बात मेरी, दीदी सुन लो इधर। अब जैसे ही पुल बनाने वाली कंपनी ने सीमेंट कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और सीमेंट कंपनी वाले ने बोला सर 2 साल तक क्या करना है, 2 साल तक जब भी आपको सीमेंट की जरूरत हो हमें क्या करना, सीधा ऑर्डर देना। फोन पे मत पूछना सीमेंट बैग बेचोगे, सीधा क्या कहना, सीमेंट बैग ला दे। तो 2 साल तक सीमेंट कंपनी की तरफ से पुल बनाने वाली कंपनी को क्या मिला, कौन सा, स्टैंडिंग ऑफर, कौन सा, ओपन ऑफर। तो जो भी सीमेंट का ऑर्डर जाएगा पुल बनाने वाली कंपनी के द्वारा, जो भी सीमेंट का ऑर्डर जाएगा वो ऑर्डर ऑफर की तरह मानकर सामने वाला व्यक्ति उसे यस करेगा, क्योंकि वो 2 साल तक ओपन ऑफर है कि 2 साल तक हमारी तरफ से ऑफर ओपन है, आप जब भी बोलोगे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसे बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर इज ऑल्सो इन द नेचर ऑफ टेंडर, मीन्स डिमांड, कि जब भी आप डिमांड करोगे तो वो तब तक डिमांड आपकी मानी जाएगी जब तक 2 साल पूरे ना हो जाए। तो कितने तरह के ऑफर पड़े भाई हमने, कितने तरह के ऑफर पड़े। अच्छा ये बताओ, जैसे गर्मी पड़ रही है, तुमने वो बर्फ के गोले वोले खाने शुरू कर दिए, गन्ने का जूस तो पी रहे होंगे, शुगर केन जूस है ना, बर्फ के गोले नहीं खा रहे, काला लाल नीला पीला मिला मिलू के। ओ भाई क्लास के बाद पूछ लियो उसे कहां मिल रहे। तो ऐसी ऑफर पढ़ने के बाद एक बालक बोला सर ऑफर पढ़ के डेफिनेशन पढ़ी, ये पढ़ा, टाइप्स ऑफर पढ़े, दिमाग गर्म हो गया। अब मैं कोचिंग से बाहर जाते क्या खाऊंगा, बर्फ का गोला, आइस से गोला बनवा के खाऊंगा। मैं ही आज जाके गोले वाले को ऑफर दूंगा, भाई क्या बना दे, समझ गए अब तुम। तो ये चीट कोड है टाइप्स ऑफ ऑफर का। ये काम जब आएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, राइट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफर, तब ये चीट कोड तुम्हारे काम आएगा। आई से बाबू इंप्लाइड ऑफर, सी से काउंटर ऑफर, काउंटर के साथ साथ कंटिन्यू क्रॉस ऑफर भी होता है, क्रॉस ऑफर। ई से एक्सप्रेस ऑफर, एस से स्टैंडिंग और स्पेसिफिक ऑफर, और जी से दोस्तों हमारा सबसे चहेता जनरल ऑफर के 2 केस। पहला रिवॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, ये बात किस केस ने बोली, हाँ, हरभजन लाल वर्सेस हरिचरण लाल। और एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन काम होना चाहिए, ये बात किसने बोली, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। इन दोनों जनरल ऑफर को लिखकर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब जो क्वेश्चन घर पे करना है ना, वो राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप आज मैम बना देंगी। तुम
उसको मुझे लिखकर भेजोगे। अब मुझे बता दो, अब तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन भाई 2008 में आया, उसके बाद भी कई साल तक आया ये क्वेश्चन, और होता है तुम्हारे एग्जाम में भी टपक जाए, है ना। ये गुड गर्ल वाला, आराम तसल्ली से पढ़ो, जल्दबाजी कुछ नहीं है। क्या पहचाना पहचाना लग रहा है? किसके जैसा? पक्का लॉक कर दिया जाए? इसका मतलब इस बात की तो अब गारंटी होगी, श्योरिटी होगी सर, क्लास में पढ़ने के बाद इतनी बात तो श्योरिटी होगी, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आंसर तो मुझे पता है। अब आंसर तुम्हें पता है क्या इसमें राखी जीतेगी? राखी कौन है? राखी जीतेगी नहीं जीतेगी? रीजन? तो इसका मतलब राखी कैन क्लेम द रिवॉर्ड एज जनरल ऑफर इज वैलिड, जनरल ऑफर्स आर एनफोर्सेबल। ये तो कंक्लूजन हो गया। ये तो आधे नंबर पक्के किए तुमने 4 में से। 3.5 नंबर पक्के करने के लिए करना पड़ेगा, पहले मुझे लिखना पड़ेगा ऑफर क्या होता है, फिर लिखना पड़ेगा देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ ऑफर, जिसमें मुझे सिर्फ एक ही लिखना है, जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर की वो 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। इट इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु इज एक्सेप्टेड विद द टर्म्स। फिर इसमें एक केस लिखना पड़ेगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। हरभजन लाल वाला चाहे मत लिखना। फिर कार्लिल को 2 लाइन में बताकर उसका डिसीजन लिख देना और कह देना जर्नल ऑफर हमेशा वैलिड होते हैं अगर 2 बातें पूरी हो जाए। एक बात भाई सुन लो इधर, एक बात रिवॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए और एज पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन काम होना चाहिए। फिर आगे एनालिसिस में राखी का नाम लिखना है, और राखी का नाम कार्लिल का नहीं, राखी का लिखना है और सोप कंपनी का, और कंक्लूजन यहां लिख ही दिया तुमने। तो ये इसका आंसर की प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि भाई लिखने को मैं लिखूंगा अगली क्लास में, तो ये मैं ही लिख रहा हूं, तुम नहीं लिख रहे। बेटर ये कि तुम लिखो और मुझसे चेक कराओ, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क ग्रुप पे लिख के भेजेंगे, संडे का दिन है, आराम से तसल्ली से लिखना। चलो भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।